गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे शेरों और मेरी शेरनियों। उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। आवाज अभी आ रही होगी, राइट? अगर आवाज और वीडियो दोनों ही प्रॉपर आ रहे हैं तो जरा फटाफट थम्स अप करके भेजो फटाफट। अगर आवाज और वीडियो दोनों प्रॉपर हैं तो सेशन को प्रारंभ करते हैं आज के। ऑल क्लियर, ऑल गुड, परफेक्ट सब कुछ। किसी तरीके की कोई सारे परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका तो नहीं किसी प्यारे बच्चे के मन में? थम्स अप हो गया रे बाबा, एकदम क्लियर। वेरी गुड, चलो आओ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत प्रयास 2.0 में। और आज हम लोग बेटा बातचीत प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो हमारा कल हमने एक होमवर्क दिया था वहां से अपने सेशन को प्रारंभ करेंगे और उसके साथ ही हम लोग उस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, मतलब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट को हम खत्म करेंगे और फिर हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस पर आएंगे। कुछ बच्चों के कल के सेशन के कुछ डाउट रह गए थे, वो भी मैं अभी रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि हर बच्चे के मन में एक एक पॉइंट एकदम परफेक्टली वाला क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चा लोग, एकदम बच्चा पार्टी एकदम क्लियर है? कल वाला समझ में आया या नहीं आया? अगर कल का डीपीपी, कल के सारे क्वेश्चंस अगर समझ में आ गए हैं तो जरा एक बार हार्ट पास करो मुझे। अगर कल का जो लेक्चर था वो क्लियर हुआ है तो जरा फटाफट। अच्छा, डीपीपी मिल गई क्या बेटा? सब लोग फटाफट बताओ। डीपीपी 2 नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली क्या? क्या बोल रहे हो बच्चे? डीपीपी नहीं आई है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, अभी अभी सिर्फ हार्ट उन बच्चों को देना है जिनको समझ में आ गया था कल का लेक्चर। प्रॉपरली सारी बातें सब कुछ समझ में आ गई थी। कुछ छोटी छोटी बातों में डाउट रह गए थे, वो डाउट अभी मैं अभी आपके सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, डीपीपी मिल गई है तो एक बार सब बच्चे डीपीपी तीनों डीपीपी प्राप्त हो गई आप लोगों को? डीपीपी 3 मिल गई या नहीं मिली? 3 डीपीपी। अगर डीपीपी 3 मिली है तभी मुझे थम्स अप दीजिएगा, अगर नहीं है तो थम्स डाउन करो फटाफट। डीपीपी 3 मिल गई है तो थम्स अप, नहीं मिली है तो थम्स डाउन। डीपीपी 3 मिल गई है तो थम्स अप, नहीं मिली है तो थम्स डाउन बेटा। मिल गई है, मिल गई, जहां तक समझ में आ रहा मिल गई है। चलो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। आज मैंने डीपीपी नंबर 4 आपके लिए भेजी है जिसके अंदर हमने कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो आज जहां तक लगता है कि उस लेवल तक पहुंच जाए, अगर नहीं पहुंच पाए तो आज की डीपीपी का हो सकता है कंटेंट आज ना हो पाए, द डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो आज शुरू करते हैं। डीपीपी मोस्ट प्रोबेबली अपलोड हो चुकी है सारी की सारी, और बच्चों के थम्स अप ये बता रहे हैं कि अपलोड हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को किसी कारणवश नहीं मिली है तो टेक्निकल टीम के साथ तुरंत कांटेक्ट करें और तुरंत इसको रिजॉल्व कराएं, क्योंकि डीपीपीज का मिलना, सॉल्व करना, वही आपको क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस देगा। हम लोगों ने अभी तक एचसीवी के लगभग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया, शायद 17 18 तक, 19 तक कर लिया है हम लोगों ने डीपी एचसी वर्मा में। ये आपका कंप्लीट होना चाहिए अभी तक का। और डीपीपी नंबर 3 तक हम खत्म कर चुके हैं। तो मोटा मोटा अभी तक हम लोगों ने टोटल मिला के 70 क्वेश्चंस के लगभग का एक कार्यक्रम है जो समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और ग्राफिकल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कल कुछ बातचीत करी थी उस पर हम लोग अभी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। जिसका डाउट एचसीवी के क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 15 का पार्ट 2 था शायद, जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था, 15वें का पार्ट 2, तो वो मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट पर कहां पर डिस्टेंस होगी वो आपको बताना है। उसका डिस्कशन भी मैं अभी कर लूंगा ताकि आपके मन में, जिसके मन में भी कोई डाउट है, वो सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले एक छोटा सा क्विज टाइम। आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी जो रिमेनिंग था वो खत्म करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल व्यू, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का और ग्राफिकल पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो कल हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें सारी की सारी जो मोशन अंडर ग्रेविटी पर क्वेश्चंस थे और उनसे रिलेटेड बातें थी वो हमने समझ ली थी। कल पर हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चर्चा की उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमको मिले थे, तो क्विक रिवीजन में मैं उन सारी चीजों को पहले बता देता हूं। कल हमने इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ी थी कि velocity of particle is tangential to path.
सारी बातें एक एक करके रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैसा होता है बच्चे मेरे? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी कल भी आपको बताया था, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इस पर बेस कुछ बच्चों ने कमेंट्स में भी डाउट पूछा था, जो HCV का क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बताया था कि बेटा एक कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया था और पूछा गया था कहां पर वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था शायद। तो यहां पर ये इनिशियल पॉइंट था जहां से ये उसका पाथ था बेटा y और x। तो इस पॉइंट से जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम लोगों ने बताया था सर वो डिस्प्लेसमेंट इसका ये होगा। तो पार्टिकल का मोशन A से B, रास्ता वो किसी भी पाथ के थ्रू गया हो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंडेंट होता है। तो कल हम लोगों ने ये बता दिया था कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर A से B कर बात करेंगे तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, और जिस तरफ डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी बेटा वही डायरेक्शन, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का होगा। तो एवरेज वेलोसिटी की दिशा भी इधर की तरफ होगी। और अच्छी बात क्या है कि अगर मैं यहां पर देखूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो टेंजेंट जो बनेगी उसकी दिशा भी यही होगी। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की दिशाएं सेम है। यही हम लोगों ने इस HCV वाले ग्राफ में चर्चा में लिया था। कल ये बेसिक बात हमने आपको समझा दी थी। क्विक रिवीजन में जल्दी से इस बात को समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस भी किए थे, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम लोगों ने ग्राफिकल पर 2-3 चर्चा और भी करी थी। तो उन सब चीजों को समझना है। इसके बाद HCV का एक क्वेश्चन नंबर 15 था, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको होमवर्क में करके लाना है। क्वेश्चन का आउटले मैं यहां बना रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 को कनेक्ट करेंगे और फटाफट मुझे अपनी पूरी बातचीत जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। ये HCV क्वेश्चन नंबर 15 का C पार्ट है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर इसको बता दीजिएगा, तो मैंने कहा ठीक है बेटा। उन्होंने बोला था कि ट्रेन ने u बराबर 0 और एक्सीलरेशन बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया, और आधा मिनट मतलब t बराबर 30 सेकेंड 30 सेकेंड एक्सीलरेट करने के पश्चात वह यहां पर ब्रेक लगाती। इस कंडीशन पे क्या होता है? अप्लाइज ब्रेक। इस कंडीशन पर क्या होता है बच्चे? अप्लाइज ब्रेक्स। उसने क्या किया? ब्रेक अप्लाई कर दिए। क्या कर दिया मेरे मित्रों? ब्रेक अप्लाई कर दिए। आपने कहा सर अगर यहां पर इस कंडीशन में ब्रेक अप्लाई कर दिए और फिर बोला गया कि 60 सेकेंड के बाद, मतलब ये समय अंतराल आपको दिया गया 1 मिनट 60 सेकेंड के बाद, मतलब टोटल समय हो जाएगा 90 सेकेंड, ऐसे बोल सकते हैं। 30 में से 60 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 सेकेंड के बाद ये वापस से रुक जाती है। तो पहला तो था कि उसकी स्पीड मैक्सिमम कब होगी? तो आपने कहा सर जब वो एक्सीलरेट करना, डी एक्सीलरेट जब तक ब्रेक लगाएगा उसके बाद स्पीड घटना स्टार्ट होगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड इस क्षण पर होगी v मैक्स, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 2 एक्सीलरेशन v बराबर u प्लस 80, तो 2 इंटू टाइम लगा था 30। इसके माध्यम से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था कि जो मैक्सिमम स्पीड आई थी वो 60 मीटर पर सेकेंड आ गई थी। फिर हमसे पूछा गया था यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया था सिंपल सी बात है, आप यहां से यहां कर सकते हैं, दैट u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। आप ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। और यहां से बेटा 30/100 60/2 इंटू टाइम किया 30 का, तो बेटा ये जो दूरी आ गई थी, ये जो दूरी आ गई थी बेटा वो आ गई थी अपनी 900 मीटर। जल्दी से कल का थोड़ा पार्ट जो था वो रिवाइज करा रहा हूं। यहां 60 है, यहां समय अंतराल 60 हो गया, तो बेटा यहां पर 60 प्लस 0/2 गुणे 60 हो जाएगा। तो ये जो आ गई थी वैल्यू, ये लगभग 1800 आ गई थी, टोटल 2700 आई थी। कल यहां तक का सब कुछ मैंने बता दिया था। 1800 मीटर पर सेकेंड, 1800 मीटर ये आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई थी। दोनों में ही हमने दूरी निकाली थी, और टोटल दूरी कितनी आ गई थी? यहां से यहां तक की टोटल दूरी आ गई थी बेटा हमारी 2700 मीटर। ये दोनों बातें हम लोगों ने कल करके छोड़ दी थी। और आपसे सी पॉइंट पर पूछा गया था कि उसकी लोकेशन क्या होगी जब उसकी वेलोसिटी हाफ होगी। कैसी होगी बेटा? आधी होगी। तो आधी वेलोसिटी कब होगी? आपको पता है बेटा u प्लस 80 है, तो वेलोसिटी हाफ का मतलब 60 की आधी। तो 60 की आधी कब होगी? जब आधा टाइम हो रहा होगा। बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। तो आपने बोला सर इसकी वेलोसिटी हाफ का मतलब कितना हो गया? आपने कहा v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। आधी वेलोसिटी कब होगी? ये चर्चा थी, यही तो थी क्या बेटा? अरे बोलो,
यही था। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है? जितने लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, गिव मी थम्स अप बच्चे फटाफट, मुझे पता चलना चाहिए आप लोगों ने किया है कि नहीं किया। एथलीट का प्रॉब्लम डीपीपी का बता, बिल्कुल बता देंगे बच्चे, बिल्कुल बता देंगे, अभी मैं देखता हूं और उसको बता दूंगा बेटा, डोंट वरी। कितने लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया? डीपीपी का सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड करा देंगे बेटा, डोंट वरी, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने कर लिया है वेरी गुड। अब जिन्होंने नहीं किया है और ध्यान से देख लो, मैंने कहा था मैं बताऊंगा, राइट। तो आप v बराबर 30 मीटर पर सेकंड कब होगी? आपने कहा सर ये 0 से शुरू हुआ है 60 तक गया है, तो एक इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड इस समय कहीं हो सकती है, और एक इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड कुछ यहां हो सकती है। आपने कहा सर बात तो ठीक है। अब इस समय पर लोकेशन पूछी गई है, फाइनल वेलोसिटी पता है। अगर मेरे से पूछा गया ये कितना दूर होगा, तो मैंने कहा देखो v बराबर 30 है, ये समय कौन सा होगा? बाय डिफॉल्ट दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि भैया इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी बेटा। आप यहां से डायरेक्टली देखते तो आप क्या बोल सकते थे कि सर देखो यहां से अगर मैं लिखता तो फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू टी, तो यहां से टी की वैल्यू निकालते तो अपने आप आपको 15 सेकेंड दिख जाती टी की वैल्यू। मतलब ये जो होगा, ये 15 सेकेंड का समय जब लगा होगा, तब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा, आधी स्पीड पर होगा। तो 15 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया बेटा, कुछ कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको सिंपल सी एक इतना बढ़िया सा तरीका बता दिया, s बराबर u प्लस बी बाई टू इंटू टी। बेटा जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता होती है तो ज्यादा दिमाग लगानी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी गई बेटा? आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, v कितनी होगी? आपने कहा आधी है तो 30 बटे 2, समय कितना है? आपने कहा 15। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 225 मीटर। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब इस मोशन को इंडिपेंडेंटली देख लेते हैं, क्योंकि यहां से कैसा मोशन हुआ है बेटा? डी कैसा मोशन हुआ है बेटा? ये डी एक्सिलरेटिंग मोशन है या रिटार्डिंग मोशन है? तो यहां से यहां के मोशन को इंडिपेंडेंटली देख लेते हैं फटाफट, ध्यान से देखना बच्चों इस जगह को। अब यहां से मैं बात कर रहा हूं, अब इसकी वेलोसिटी जब 30 मीटर पर सेकंड हुई होगी तो कितना समय लगा होगा? आप बोलेंगे सर 30 मीटर पर सेकंड हुई होगी तो वापस से यहां पर 60। अब देखना बेटा, यहां से आपको पता है 1 मिनट के बाद निकालने का पूरा तरीका समझा देता हूं, और उसके बाद आपको जो सिंपल आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए जिस तरीके से, वो भी समझाने की कोशिश करता हूं। प्रारंभिक स्पीड दे दी गई है 60 बेटा, मेरे ध्यान से देखो, यहां पर u बराबर है 60, फाइनल स्पीड v बराबर है 0, और समय अंतराल दिया गया है 60 सेकेंड का। तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? आपने कहा v बराबर u प्लस ए टी, तो b हो गया आपका 0, a हो गया 60 प्लस एक्सेलरेशन इंटू 60। तो बेटा यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आ जाएगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब हमसे पूछा गया बताओ 30 मीटर पर सेकेंड कितनी देर में होगी? आपने कहा सर वापस से यहां पर वेलोसिटी है 60, यहां पर एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्या चमकता हुआ दिखाई पड़ता है? अगर मैं यहां से यहां पर वैल्यू लगाऊं v बराबर u प्लस ए टी, मेरे प्यारे बच्चों फाइनल वेलोसिटी हो गई 30, प्रारंभिक थी 60, माइनस 1 हो गया एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो अगर मैं यहां पर टाइम देखूंगा तो t बराबर कितना आ गया? 30 सेकेंड। और बाय डिफॉल्ट हम इसको देख के भी बोल सकते थे कि पार्टिकल की हाफ वेलोसिटी जो होती है वो हाफ टाइम पर होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, देखते भी बोल सकते थे, नहीं देख के बोलना था तो ऐसे भी बोल सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब बताओ ये दूरी कितनी होगी? आपने कहा सर यहां पर भी हमको प्रारंभिक स्पीड पता है कितनी? 60, अंतिम स्पीड पता है कितनी? 30, समय भी पता है। आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, सिंगल लाइन सॉल्यूशन हो गया 60 प्लस 30 बटे 2 और गुणे हो गया बेटा 30। आप यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 60 प्लस 30 90, और 90 बटे 2 इंटू 30 कर दो भैया, आंसर निकालो कितना आ रहा है, आंसर मैच करा लीजिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? इसकी वैल्यू को यहां से 90 इंटू 15 कर दोगे बेटा, यहां से चला जाएगा 15 15 निमा 135, तो लगभग 1135 आ जाएगा। जोड़ देंगे पुराना तो एग्जैक्टली यहां की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी, राइट। 1350 इतना आ जाएगा, 1350, और ये पुराना 900 जोड़ दोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन इस पॉइंट से आ जाएगी। कितनी हुई बेटा? इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ध्यान से देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1350 मीटर्स। कितना हो गया बेटा? 13500 मीटर। बोलो पक्की बात?
पहले बताओ, इसमें बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गई है, कितने लोगों को यहां पर चीजें समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई तो हम एकदम अलग अलग कर दें। जल्दी बताओ फटाफट, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो मैं इसको अलग अलग कर दूं फटाफट। पक्की बात? डंड डारा डंडन डारा, चलती है क्या 9 से 12? बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन की तरह मैं एक बार जल्दी से क्विकली आप लोग देख लो फटाफट, एक इंस्टेंट से बेटा ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, फुल दिमाग लगाना है। पहला ये इंस्टेंट यहां से आया है, t बराबर 0, t बराबर 30 और यहां से यहां का समय अंतराल है t बराबर 90 सेकेंड का। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीके से देख लेना, बिल्कुल सिंपल तरीके से देख लेना बच्चे। यहां से गाड़ी चली थी, एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड थी 0। बेटा आपको सिंपल पूछा गया है कि इसकी स्पीड, यहां पर स्पीड हमने निकाल ली v बराबर 60 मीटर पर सेकेंड, तो ये फाइनल स्पीड भी इसकी 0 पता है अपने को। यहां का एक्सीलरेशन भी आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया यहां पर जब इसकी स्पीड v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड होगी तो बेटा यहां से यहां के बीच का जो टाइम आ रहा है डेल्टा टी, बेटा वो एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स आ रहा है। तो यहां से यहां की दूरी भी हम लोगों ने निकाल ली, और ये जो टाइम आ रहा है समय अंतराल जब इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो रही है तो ये आ रहा है 15 सेकेंड्स। तो बेटा यही तो निकालना है, सिर्फ ये s बराबर v+u/2 इंटू टाइम हो गया 15। प्रारंभिक स्पीड 0, अंतिम 30, तो 30+0/2 इंटू 15, जल्दी देखो आंसर आ गया 225 मीटर, बिल्कुल पक्का। और यहां पर अगर देखोगे बेटा तो इससे शॉर्ट मेथड कहीं आपको नहीं मिलेगा, 60+0/2 इंटू टाइम कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वी कैन वेरी सिंपली से द टाइम इज डिफाइंड एज 30, सॉरी 60+30/2, माय मिस्टेक, 60+30/2 इंटू टाइम हो गया मेरे प्यारे बच्चों 30। अगर कोई बच्चा चाहे तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी निकाल सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं, रिजल्ट सबसे सेम आता है। मैं इससे इसलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करा दे रहा हूं ताकि दिमाग में जब ये रहता है तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है। ये 90/2 गुणे 30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहां से, या यहां पर आप इसको कर दीजिए तो 45, 45 135, तो 1350 मीटर ये हो गया। तो ये डिस्टेंस 1350 है। ये टोटल डिस्टेंस बेटा हम लोगों ने निकाल ली थी 900 मीटर, तो इसकी लोकेशन एक हो जाएगी 2250 और एक हो जाएगी 225, जब इसकी स्पीड आधी होगी 30 मीटर पर सेकेंड पर होगी। एकदम पक्का? अब जल्दी बोलो भाई लोग, हो गया एकदम क्लियर? आगे बढ़े, एकदम बढ़िया बात। ये तो हो गई कल की बात। अब ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल देखो बेटा, मेरा कोशिश है कि हर बच्चे को एकदम अंत तक सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। बेटा अगर एक दो एफर्ट आप डालोगे, कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ में नहीं आ सकती, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो समझ में नहीं आ सकती, ठीक है? अब ध्यान से चलो बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब फटाफट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और एक जल्दी से क्विज स्टार्ट करते हैं। और ये क्विज का क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी आओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द क्विज, क्विज का क्वेश्चन नंबर 1, क्विज क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। जल्दी से शुरू करो और आंसर बताओ, जल्दी शुरू करो और आंसर बताओ मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आहा 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 आहा, हाँ बोला गया, स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 3u, द हाइट ऑफ द टावर इज। सिंपल है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं।
मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर पूछूंगा क्विज के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने होंगे, यहां पर आपका थोड़ा दिमाग लगेगा। बताओ क्या पूछा गया? प्रारंभिक स्पीड दे दी गई u, क्या पता है किधर की तरफ दे दी गई? ऊपर की तरफ। सब लोग ध्यान से देखो, अंतिम स्पीड क्या दी गई? आपने कहा नीचे की तरफ दे दी गई है 3u। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऊपर की तरफ u से फेंका, नीचे की तरफ 3u से टकराया। क्या एक्सीलरेशन पता है? जी, किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो अगर मैं लिखूं तो क्या आपको प्रारंभिक स्पीड पता है प्लस का u, अंतिम स्पीड v बराबर दे दी गई है माइनस का 3u, एक्सीलरेशन गिवन है माइनस का g, पूछा क्या गया है h। बताओ ऐसी कौन सा फॉर्मूला है जिसमें प्रारंभिक स्पीड हो, अंतिम हो, एक्सीलरेशन हो और डिस्प्लेसमेंट हो? ये तीन किस फॉर्मूले में मिलेंगे आपको? तीन किस फॉर्मूले में मिलेंगे बेटा? क्या बोलोगे? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। बोलो इसी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम पक्की बात। तो आपने कहा v हो गया 3u का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू u का स्क्वायर, माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर होके अपने आप प्लस हो जाएगा, जी हो गया माइनस का g, और डिस्प्लेसमेंट को हमने लिख दिया h। नीचे की तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नीचे की तरफ आया है तो h को लिख दिया माइनस h से। अगर आप माइनस h नहीं लिखोगे तो अपने आप आंसर में भी आ जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 9u स्क्वायर माइनस, बेटा ये u स्क्वायर इधर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2gh, और यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 8u स्क्वायर अपॉन 2g। तो बताओ कौन सा आंसर मैच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है मेरे बच्चों? बी फॉर आईआईटी बॉम्बे, ये रहा सही जवाब। और h बराबर हो गया 4u स्क्वायर अपॉन जी, h बराबर हो गया 4u स्क्वायर अपॉन जी, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। जल्दी से मार्किंग स्कीम फटाफट, +4 -1, देखो कितना स्कोर आया आपका। नेक्स्ट पर आओ। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड। वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रॉकेट इज फायर्ड। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लेंगे, अच्छे से करेंगे क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं, इस क्वेश्चन में दिमाग लगेगा। क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। कृपया करके क्वेश्चन को तसल्ली से, आराम से, अच्छे से करें। 2 मिनट का समय दे रहा हूं सबको, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। वेरी गुड, जिनका +4 आया है बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ द डायग्राम। पहला स्टेप, जब भी किसी क्वेश्चन को करने बैठो डायग्राम को तुरंत बनाओ। सबसे पहला स्टेप, डायग्राम को ड्रॉ करो। ड्रॉ द डायग्राम बच्चों, डायग्राम को ड्रॉ करो। जल्दी बोलो भाई। बेटा डीपीपी का सॉल्यूशन आ जाएगा। चिन्मयानंद स्वामी जी आपको बिल्कुल बता रहे हैं, डीपीपी का सॉल्यूशन आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आंसर सी आ गया है कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। रॉकेट वोंट मूव फॉर 30 सेकेंड्स, आफ्टर 30 सेकेंड द फ्यूल। पहले 30 सेकेंड तो रॉकेट चला है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्वेश्चन में ट्विस्टिंग है, गेम को समझना बेटा, अप्रोच समझना। इससे सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, सॉल्विंग अप्रोच समझनी है क्या है। बच्चों ने चेन्नई आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चे चेन्नई दे रहे हैं, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने ए भी दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे शेर बहुत शानदार हो चुके हैं अब। शेरों अगर मजा आ जाता है ना तो बता दिया करो यार, देखो एनर्जी तुमसे ही आएगी, है ना शेरों, तो एनर्जी देते रहा करो थोड़ी बहुत। अब आओ, पहला ये रॉकेट बना देता हूं। पहले बताओ, सब लोग बताओ, रॉकेट कितनी है? लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड। अब आपका टाइम बस 5 सेकंड बचे, 4 3 2 और 1, भाग यहां से। चलिए आइए शुरू करते हैं। फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, इट मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऊपर की तरफ चला, कैसे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। कितना एक्सीलरेशन? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने कहा सर इसका प्रारंभिक एक्सीलरेशन था a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। लेकिन
30 सेकंड के पश्चात इसका फ्यूल निपट गया, खत्म हो गया फ्यूल। अच्छा भैया फिर क्या हो गया? आपने कहा आफ्टर व्हाट टाइम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग, कहां से? अब ये वर्ड सुनना, जब फायर किया गया था उस समय से, तो ये समय कैसा मान लिया जाए? टी बराबर 0। इस समय से बताना है रॉकेट विल अटेन द मैक्सिमम हाइट, कहां पर जाएगा? अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। तो आपने कहा सर देखो यहां से चलता हुआ आएगा, मान लेते हैं कि 30 सेकंड पर ये यहां कहीं पहुंच गया। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, ये टी बराबर 30 सेकंड। क्या 30 सेकंड तक ये रॉकेट एक्सिलरेट करता रहा? आपने कहा करता रहा। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो कई बच्चों के मन में आता है सर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होगी, एक्सिलरेशन ऊपर की तरफ होगा, नेट मिला के 0, ये एक्सिलरेट करना ही नहीं चाहिए। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? कितनी सिंपल सा, सर क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। सर एक्सिलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, ग्रेविटी जी नीचे की तरफ, ए और जी मिलके कैंसिल, क्वेश्चन खत्म, हो ही नहीं सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं। क्या बोलते भाई लोग? सही बात? कितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं, एकदम परफेक्ट वाली बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन किसी किसी घंटू भैया, किसी किसी दिमाग में घंटा बजा होगा याला, कई सारे बच्चों के दिमाग में घंटी बज जाती है इसी वाले, अरे सर ऊपर की तरफ 10, नीचे की तरफ जी भी तो लग रहा होगा, सर ए और जी कैंसिल कर देंगे। अरे मेरे भाई ये नेट एक्सिलरेशन है, बोल दिया ऊपर की तरफ मूव कर रहा, क्वेश्चन पढ़ो तो सही, क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर की तरफ। अरे नहीं, ऐसे ऐसे डाउट लेके आ जाता है बच्चा। अभी मैं तुमको मजाक थोड़ा ना कर रहा हूं, एक बच्चा डाउट करके ऐसे पूछ लेगा कि सर आपने इसमें बोला था एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है, लेकिन जी भी तो नीचे लगेगा तो कैंसिल नहीं होगा। ऐसे बच्चों को बता रहा हूं बेटा, ये लिखा हुआ है अपवर्ड मूव कर रहा है और ये नेट एक्सिलरेशन दिया जाता है, मतलब जी को कंसीडर करने के बाद दिया जाता है बालक। आपने कहा सर अच्छा, चलो कोई बात नहीं, गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं। 30 सेकंड के बाद फ्यूल खत्म हो गया, मतलब अब कोई फोर्स, थ्रस्ट फोर्स नहीं मिलेगा, अब सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी। तो आपने कहा आफ्टर, सब लोग बताओ, आफ्टर टी बराबर 30 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट कितना होगा? व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट? जल्दी बताओ सब लोग। माइनस का जी प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन 0 हो गया, और डी ऑप्शन डिपेंड अपॉन ड्राइवर हो गया, डिपेंड्स अपॉन ड्राइवर। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपसे पूछा गया है बताइए क्या होगा सही जवाब? किस पर डिपेंड करेगा? अगर किसी ने डी, देखो डी वाले भी आए हैं एकदम, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कुछ बच्चों ने डी भी बोला है और कुछ बच्चों ने बी भी बोल दिया है या 0 भी बोला हुआ है। देखो भाई ड्राइवर पर तो डिपेंड नहीं करेगा, देखो ड्राइवर क्या कर लेगा, जब तक फ्यूल है ही नहीं तो गाड़ी में तो कुछ ड्राइवर का काम नहीं, ये हटा दो। अब जब ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता तो इस पर सिर्फ और सिर्फ mg लग रहा होगा, तो जब ये ऊपर चला गया तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही नीचे लगेगी, तो ग्रेविटी नीचे लगेगी तो जो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट होगा आफ्टर टी बराबर 30 सेकेंड, टी बराबर 30 सेकेंड के बाद जो रॉकेट का एक्सेलरेशन होगा वो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट बात है। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आपने कहा सर यहां पर v बराबर u प्लस at ऐसे लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन 10 मीटर, प्रारंभिक स्पीड 0, एक्सेलरेशन 10, समय लगा 30, तो कितना हो गया? आपने कहा 300 मीटर पर सेकेंड। तो जब 30 सेकेंड पूरे होंगे तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, इस रॉकेट की जो वेलोसिटी होगी 300 मीटर पर सेकेंड की होगी। फिर कुछ देर के बाद ये ऊपर जाके रुकेगा। क्या ये टाइम ऑफ असेंट को डिफाइन कर रहा है? क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां का समय, क्या ये टाइम ऑफ असेंट का ही तो समय होगा जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी? आप डायरेक्टली देख के लिख सकते थे कि यहां से ऊपर जाने तक का समय, क्योंकि अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, यहां से यहां तक का समय ये मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ है, ग्रेविटी के अंडर मोशन हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो टाइम ऑफ असेंट कितना? आपने बोला u बाई जी, कितना आ गया? 300/10, तो ये से ये कैंसिल, टोटल कितना हो गया? आपने बोला 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकंड यहां से यहां जाने का समय और 30 सेकंड यहां से यहां का समय, तो टोटल यहां से यहां का समय कितना हो गया? आपने बोला सर 60 सेकंड्स। द करेक्ट आंसर इज 60 सेकंड माय फ्रेंड, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। बोलो चमका या नहीं चमका? एक एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? किसी भी बच्चे के मन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
एकदम पक्की बात, सच्ची बात, कोई शंका कोई आशंका तो नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक नेक्स्ट क्विज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इस पे भी दिमाग लगाना है, पढ़ाया नहीं है लेकिन देखते हैं कितने बच्चे, ये आईक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है। आईक्यू बोल दे या थोड़ा दिमाग, आईक्यू प्लस फिजिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। और ये आपके लिए बिल्कुल नया है, मैंने अभी तक एक बार भी एयर ड्रैग की बात नहीं करी है, लेकिन वेरी गुड। अब ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। अब यहां पर कुछ कुछ बच्चों ने बोला कि सर एक बार रिपीट, बेटा जल्दी से देख लीजिए, जो रिपीट वाले बच्चे हैं वो एक बार उनको बता दे रहा हूं फाइनली। बेटा 10-30 सेकंड तक एक्सिलरेट हुआ, यहां पर स्पीड हो गई 300 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां वापस जीरो होगी स्पीड, तो वापस से एक्सिलरेशन सेम है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव एक्सिलरेशन था, यहां 10 मीटर पर सेकंड निगेटिव का एक्सिलरेशन है बच्चे। तो टाइम ऑफ एसेंट यहां से ऊपर जाने का जो समय होगा वो 30 सेकंड हो जाएगा, वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड हमको पता है। तो v बराबर u प्लस 80 अगर आप यहां लिखेंगे तो यहां पर एक्सिलरेशन माइनस का g है बेटा, तो यहां से यहां तक का समय 30 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एज्यूम द एयर रेजिस्टेंस टू बी कांस्टेंट एंड कंसीडरेबल। मान लो कांस्टेंट और कंसीडरेबल है। कई बच्चों ने आंसर दिया है टाइम ऑफ असेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, कई बच्चे बोल रहे हैं टाइम ऑफ असेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ डिसेंट। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरी एक बात में छुपा हुआ है, देखिए कितने लोग ढूंढ के निकालेंगे। देखना एकदम मजा आ जाएगा तुमको, अंदर से एकदम गुदगुदी मच जाएगी भी। देखना, इस पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका, एयर ड्रैग का मतलब समझते हो क्या होता? अब मैं एयर ड्रैग का कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है एयर ड्रैग का। हमारे केस में जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो एयर ड्रैग में सिर्फ यही वाला है। एयर ड्रैग, एयर ड्रैग का मतलब होता है हवा के कारण जो फोर्स लगता है। हवा के कारण फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हवा आपसे टकराती है, तो जब हवा आपसे टकराती है तो आपको एक धक्का देती है। तो हवा का ये जो धक्का है इसको हम बोलते हैं एयर ड्रैग। आप अपने जो पैराशूट है, अब आप लोग बताओ पैराशूट हवा में नीचे क्यों नहीं आते? पैराशूट हवा में धीरे धीरे नीचे आते हैं, वो पूरी तरह से नीचे क्यों नहीं आते बताओ? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पैराशूट? तो अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा कंसेप्ट ऑफ पैराशूट क्या है, तो आप क्या बोलते? जल्दी बताओ, कंसेप्ट ऑफ पैराशूट आप क्या बोलते? सर ये पैराशूट एक बहुत बड़ा सा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हो जाता है, अब यहां पर अपन लटक रहे होते हैं, जब अपन वहां से ऊपर से, अभी मैं जा रहा हूं मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में हम जाएंगे दुबई, तब हम भी याली करेंगे जाके, इस बार हमने डिसाइड कर लिया है। वैसे मेरी बहुत हालत खराब होती है, मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, मतलब आई एम वेरी फोबिक अबाउट हाइट एंड एवरीथिंग। मतलब एक ऋषिकेश में एक क्लिफ है जहाँ से कूदते हैं, मैं वहां से भी नहीं कूद पाया था, छोटी सी क्लिफ है, उस ऊंचाई से भी नहीं कूद पाया था। लेकिन मैंने इस बार डिसाइड किया है कि हमने भी एक बार अब ऊपर से छलांग लगानी है, 15,000 फीट पे जाके एकदम कूद जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। तो इस बार फरवरी का प्लान बन गया है भाई, ऐसे ही निकल के आएंगे नीचे, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या होता है? एयर, वन ऑफ द कंसेप्ट इज एयर ड्रैग। क्या होता है बच्चे? ये जो फैल जाता है तो ये हवा जो है ना, हमारे में हवा बहुत कम एरिया पे फोर्स लगाती है क्योंकि हमारा एरिया बहुत छोटा है, लेकिन इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, तो हवा के इतने सारे मॉलिक्यूल इसको यहां से फोर्स लगाते हैं। तो चूंकि एरिया बहुत बड़ा है, तो जो हवा का फोर्स है वो इतना ज्यादा लग जाता है कि वो हमको आराम से बैलेंस कर लेता है। तो एयर का जो फोर्स होता है इट कैन इजिली बैलेंसेस, वो हमको बहुत आसानी से बैलेंस कर लेता है, उसमें कोई टेंशन नहीं आती। तो यही एयर ड्रैग है। अब ये किसने, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, तो ये जो हवा है नीचे से ऊपर, आप ऐसे नीचे आ रहे हो तो ऊपर यहां से हवा ऐसे जा रही होगी, तो ये हवा इससे टकराती है पैराशूट से जाके, और जब वो टकराती है तो उसको ऊपर की तरफ रोक लेती है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, यही एयर ड्रैग है। अब यहां पर जब हम बात करेंगे तो पहली चीज, पहला कंसेप्ट क्या होता है? एयर ड्रैग पहला कंसेप्ट। यहां पे बेटा साथ साथ लिखना, मैं क्विज के साथ आपको चीज सिखा भी रहा हूं क्योंकि ये आगे का कंसेप्ट है थोड़ा सा, तो क्विज के साथ सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या बोला मैंने? एयर ड्रैग कैसा है? हवा का फोर्स, तो हमेशा कैसा लगेगा? एयर ड्रैग का कंसेप्ट क्या होता है? इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू
वेलोसिटी। मतलब जब ये पैराशूट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो हवा का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अगर आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो फोर्स ड्यू टू एयर ड्रैग जो होगा वो हमेशा ऊपर अपोजिट टू द वेलोसिटी लगता है। इस बात को ध्यान रखना है। फोर्स को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि फोर्स जो होता है वो माइनस बी इंटू वी के बराबर होता है। फोर्स जो होता है वो माइनस बी इंटू वी के बराबर होता है। लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। आपने कहा सर वेरी गुड। अब जब ये जाएगा, अब देखिए मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, सबसे पहली चीज ये ऐसे जाएगी और ऐसे नीचे आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हर बच्चे को बताना है, ऊपर जाने का डिस्प्लेसमेंट और नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या रिलेशन है? नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर है या अलग अलग है? सबसे पहले इन दोनों को बताओ क्या है। ऊपर जाने का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और नीचे आने का, क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको आपस में? क्या आप बोल सकते हो बेटा कि जितने में ऊपर गया, जितनी दूरी ट्रेवल करके उतनी ही दूरी ट्रेवल करके नीचे आएगा? सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी एच होगा बराबर होगा, इक्वल होने वाला है, सेम होने वाला है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा अच्छा बेटा, पहली चीज, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, और चूंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी तो लगने वाला ड्रैग फोर्स भी नीचे की तरफ होगा। बोलो हां या ना। लगने वाला ड्रैग फोर्स भी नीचे की तरफ होगा। ये बात सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? आपने कहा सर हाँ बिल्कुल सही बात है, जी और ड्रैग दोनों नीचे की तरफ। जब दोनों नीचे की तरफ लगेंगे, मतलब mg भी नीचे लग रहा है, ड्रैग भी नीचे लग रहा है, तो नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, नीचे लगने वाला एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। आपने कहा नीचे लगने वाला एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजेस। जो एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ वो बढ़ गया क्योंकि ड्रैग फोर्स भी नीचे लगा और mg भी नीचे लगा, तो बढ़ गया। क्यों ड्रैग फोर्स नीचे लगा? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर थी, तो उसको वेलोसिटी का विरोध करना है। उसे चलने का, जब हम भागते हैं तो उसके अपोजिट लगता है। ट्रेन से हाथ बाहर निकालते हैं, हमारे हाथ में हवा का फोर्स लगता है, वो एयर ड्रैग है। हमेशा किधर लगेगा? हवा के विपरीत दिशा में, सॉरी वेलोसिटी के विपरीत दिशा में लगेगा। आप आगे भागोगे तो फोर्स पीछे लगेगा, आप इधर भागोगे तो फोर्स इधर पीछे लगेगा। तो एयर ड्रैग का फोर्स हमेशा कैसा होता है बेटा? वेलोसिटी के विपरीत दिशा में। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात, एकदम बहुत बढ़िया, चौकस। मैंने कहा बेटा अब बताओ, जब नीचे आ रहा होगा तब आपने कहा तब वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। जब नीचे आ रहा होगा तब mg नीचे लग रहा होगा, और चूंकि ड्रैग को अपोज करना है तो f ड्रैग ऊपर लगेगा। पहले ये वाली सिचुएशन सब लोग समझो, इन दोनों सिचुएशन को समझना है। तो जब एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेस, मेरे प्यारे बच्चों इस केस में नीचे आने का जो एक्सीलरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। सोचो पैराशूट बांध लिया ऊपर की तरफ, ऐसे सोचना, तो पैराशूट अगर ऊपर की तरफ बांध दिया तो नीचे आने का फोर्स बढ़ जाएगा, तो नीचे आने का एक्सेलरेशन कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ मिल गया है, तो नेट फोर्स mg माइनस एफ ड्रैग हो गया, तो एक्सेलरेशन कुछ कम हो गया कि नहीं हो गया? आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन ज्यादा है, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन कम है, तो आप बोलेंगे एक्सीलरेशन इन असेंट, एक्सीलरेशन इन असेंट इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन इन डिसेंट। ऊपर जाने में एक्सेलरेशन ज्यादा होता है और नीचे आने में एक्सेलरेशन कम होता है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन ज्यादा है और डी एक्सेलरेशन कम, सॉरी डिसेंट में एक्सेलरेशन कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जहां एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वहां पर टाइम कम लगेगा। अरे बोलो मेरे भाई, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है तो समय भी तो कम लगेगा कि नहीं लगेगा? सेम दूरी ट्रेवल करनी, तो डिस्टेंस, हाइट ऑफ असेंट, ऊपर जाने की हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ डिसेंट, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना है। तो h बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर दोगे तो u तो शून्य हो गया इस केस में, और इस केस में v शून्य हो गया। आपने कहा सर अगर a ज्यादा होगा तो t कम हो जाएगा। सिंपल कंडीशन आपको बोलनी है कि अगर एक्सीलरेशन ज्यादा है तो सेम दूरी ट्रेवल करने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। तो टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट,
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2 माय फ्रेंड। ये बात एयर ड्रैग की छोटी सी बात है जो आप सब बच्चों को दिमाग में रखनी है। इतना ही हमारे सिलेबस में है। वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, नीचे जाते समय वेलोसिटी कुछ और होगी, ऊपर जाते समय वेलोसिटी कुछ और होगी। यहां पर एक्सीलरेशन कुछ बढ़ेगा, वहां कुछ घटेगा। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा इस पर हमने कोई चर्चा नहीं करी, क्योंकि वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कैलकुलेशन कि सर टोटल टाइम क्या होगा, पहली चीज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा भी अगर पूछा जाए तो आपको क्लियरली बोलना है कि वी कैन नॉट कमेंट अपॉन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वी कैन नॉट कमेंट अपॉन कि एक्चुअल टाइम ऑफ असेंट कितना होगा और एक्चुअल टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये एनालाइज करके बता सकते हैं कि एक्सीलरेशन जाते हुए ज्यादा है और आते हुए कम है। चूंकि दूरी सेम ट्रेवल करनी है तो अगर एक्सीलरेशन ज्यादा है तो समय कम लगेगा। सिर्फ इस लॉजिक से हम बोल रहे हैं कि टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बेसिक सिचुएशन है। इसके अलावा अगर कोई एयर ड्रैग नहीं है तो जितना समय जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, वो तो बराबर था, हम लोगों ने निकाला था। अगर कोई भी एयर ड्रैग नहीं है तो आने और जाने का समय बराबर होता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है, क्योंकि जी दोनों तरफ बराबर लग रहा होता है। लेकिन एयर ड्रैग के आने के कारण टाइम ऑफ असेंट जो है वो छोटा हो जाता है, टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा हो जाता है। जल्दी से जिन बच्चों ने इतना सोच लिया था उनको +4 और -1 मुबारक है। लेकिन एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कितने लोगों ने इतना सोच पाए थे। मुझे एक बार देखना है अपने क्लास के कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। बहुत सिंपल कंडीशन सोचना है, एकदम तरीके सोचना बेटा। जब हम ऐसे ऊपर कूदेंगे, सोचना अपने ऊपर लेके सोचो। अगर आप ऊपर की तरफ कूदोगे तो आपका वेट किधर, नीचे। और जब आप ऊपर जा रहे होगे तब आपका वेट उसका अपोज का, सॉरी, आपके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ ड्रैग फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा होगा वेलोसिटी के विपरीत दिशा में। तो वहां पर आपको दोनों चीजों को बिल्कुल क्लियरली सोचना है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, जिस पर हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 4 मार्बल्स आर ड्रॉप्ड। ये क्वेश्चन सभी से होना चाहिए। क्विज आज की बहुत अच्छी है बेटा, आज क्विज एडवांस लेवल पर है। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो उसको फटाफट। क्या हो गया? प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, सर प्लीज रिपीट एक्सीलरेशन। अरे भाई मेरे बेटा एक बार देख लो बेटा, एक्सीलरेशन कैसे रिपीट कर सकते हैं बच्चे, देख लीजिए। हाँ चलो ध्यान से देखेंगे। 4 मार्बल को ड्रॉप किया गया, कहां से, एक हाइट से। जल्दी से देखेंगे और अपना आप फटाफट स्टार्ट करना है, जल्दी आ जाओ। 4 मार्बल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर वन आफ्टर अदर विद एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के इंटरवल से, एक सेकेंड के इंटरवल पर ड्रॉप कर दिया गया। फर्स्ट वन रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड। पहला वाला जो ड्रॉप किया था वो ग्राउंड पर पहुंच गया, तो 4 सेकेंड के बाद दूसरा वाला कहां होगा, इसके ऊपर होगा। तीसरा वाला इसके भी ऊपर होगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। ये 3 सिचुएशन होने वाली हैं।
t बराबर 4 सेकेंड वाला, जिसको 4 सेकेंड हो गए होंगे वो नीचे, जिसको 3 सेकेंड हो गए होंगे वो इसके ऊपर, जिसको 2 सेकेंड हुए होंगे ड्रॉप किए, और जिसको 1 सेकेंड हो गया होगा वो यहां पर। तो अगर हमसे पूछा गया है 3 किसके ऊपर कहां कहां होंगे, तो अपन बात कर सकते हैं कि सर देखो, जो सबसे पहले ड्रॉप किया वो यहां, इसने कितना दूरी ट्रेवल किया, 4 सेकेंड वाला। 4 सेकेंड के बाद जो दूसरा ड्रॉप किया उसको कितना समय हो गया है, 3 सेकेंड। उसके बाद जिसको ड्रॉप किया उसको कितना समय हो गया, 2 सेकेंड। उसके बाद जिसको ड्रॉप किया उसको कितना समय हो गया, 1 सेकेंड। तो सबसे पहला वाला मार्बल कौन सा, ये वाला, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर ये पांचवा जो अब फेंकने वाला है। पहले बताओ, 4 सेकेंड पहला मार्बल फेंका, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा फेंकने वाले होंगे जब चौथा सेकंड खत्म हो रहा होगा। 0, 1, 2, 3, 4, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, चौथा सेकंड वाला यहां पहुंच गया। तो ये हाइट कितनी हो गई, आपने कहा सर ये टोटल हाइट सबके लिए हमको पता है हाफ ऑफ जी इंटू, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। The first one reaches the ground after 4 seconds. When the first one reaches the ground, the distance between the first and second, the second and third, and the third and fourth. बेटा बिल्कुल सिंपल सी कंडीशंस हो गई। हाफ ऑफ जी इंटू 4 का स्क्वायर कर दोगे तो पूरी हाइट निकल के आ गई कि नहीं आ गई। आपने कहा सर अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहां लिख देता हूं 1/2 जी इंटू 4 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 10 गुणे 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 पंचे 80, ये हो गए 80 मीटर पर। यहां से यहां तक की दूरी की अगर मैं बात करूंगा तीसरे की, 1/2 जी इंटू 3 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, तो 9, 1/2 इंटू 10 इंटू 9, तो बेटा ये आ जाएगा 45 मीटर। बेटा अगर मैं 2 की बात करूंगा तो ये डिस्टेंस जो बन जाएगी, आई कैन वेरी सिंपली से, सब लोग ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी सबकी 0 है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1/2 जी इंटू 2 का स्क्वायर। क्या लिख देंगे, 1/2 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 से ये 2 चला गया, कितना हो गया, ये बोलेंगे 20 मीटर। आपने कहा सर वेरी गुड, अब तो सारे समझ में आ गए। और ये पहले वाला जो ये वाला है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ जी इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 मीटर। अब किसकी किसकी दूरी पूछी गई है, when the first one reaches the ground, the distance between first and second, इन दोनों के बीच की दूरी, ये 80 मीटर पर ये 45, तो ये हो गया 80 माइनस 45, कितना आ गया बच्चों, 35 मीटर। ध्यान से देखो कितना आया, 35 मीटर। इसके बाद यहां से यहां के nth सेकंड से भी कर सकते थे जो बच्चे चाहते। अगर मैं यहां से यहां की बात करेंगे तो ये टोटल हो गया, यहां से यहां तक की दूरी है 45 और ये दूरी है 20, तो ये हो गया 45 माइनस 20, तो ये हो गया 25 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई 25 मीटर। और फिर इन दोनों के बीच की दूरी की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल था 20 माइनस 5, तो 20 माइनस 5 कितना हो गया, आपने कहा 15 मीटर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, अब ध्यान से देखो, 35, 25, 15, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एकदम पक्का लड्डू क्वेश्चन। ये होती है शेरों की बात कि सर ऐसा कैसा शिकार दे दिया, एकदम लल्लू लगा हमको। ये कितने लोगों को ये लल्लू लोला लगा एकदम, ये कितने लोगों को ये लल्लू लोला, अरे जल्दी बोलो, कितने लोगों को ये एकदम लल्लू लोला लगा है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, लल्लू लोला। तो चलो लल्लू लोला के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट बड़े से लोले के ऊपर, और इसका नाम है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकेंड। किधर, वर्टिकली अपवर्ड। डायग्राम बनाओ, तुरंत डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। इट स्ट्राइक्स द पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर आफ्टर 3 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। लल्लू लोला लग गया है। अब ये लल्लू लोला नहीं है, ये अब लल्लू लोला नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ये भी एकदम लल्लू लोला हो जाएगा। आओ जल्दी आओ, दौड़ के आओ। देखो यहां पर हम पॉन्ड बना देते हैं, ये देखिए ये है हो गया पॉन्ड। पॉन्ड समझते हैं आप लोग, ओ भैया पॉन्ड समझते हो क्या, पॉन्ड का मतलब क्या होता है, तालाब। गांव में एक पॉन्ड होता था, अपन यहां से कूदते थे। अब कूद नहीं रहे हम लोग, कूदने के लिए लाइन लगा खड़े हुए हैं, लेकिन मान लीजिए अचानक से हमने क्या किया, एक आदमी ने एक दोस्त की यहां पर बैठा था, इसने यहीं से इसकी घड़ी उछाल दी, ले भाई ऊपर की तरफ फेंक दी विद स्पीड ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड।
4.9 मीटर पर सेकंड उठा के फेंकी ऊपर की तरफ, और उसने कहा कि अपन देखेंगे जब ये ग्राउंड को टकराएगी तो अपन हाइट नाप लेंगे। ठीक है ना। आप सबको अपने घर में अपने घर की हाइट नापनी है। ठीक है ना। घर की हाइट कैसे नापोगे, सबको नापनी, देखें कितने लोग सही निकाल पाएंगे अपने घर की हाइट। ये सब आपका होमवर्क है कल का, बिल्कुल यही मेथड है। ठीक है ना। कोशिश ये करेंगे आपको ऊपर की तरफ नहीं फेंकना है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आपको घर घर की हाइट नापनी, सबको घर जाके आज देखिए सबके घर की ऊंचाई क्या आती है। यहां से अगर बात करेंगे तो ऊपर की तरफ 4.9 मीटर पर सेकंड से फेंका, ग्रेविटी किधर लगा, नीचे की तरफ। कितने समय, आपने बोला सर t बराबर 0 पर फेंका था, t बराबर 3 सेकंड पर टकरा गया, मतलब समय अंतराल डेल्टा t की वैल्यू आपको 3 सेकंड दे रखी है। पूछा क्या गया है, हाइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट का। कौन सा फॉर्मूला लगाए लल्ला, क्या क्या पता है, u पता है, आपने कहा पता है, a पता है, आपने कहा पता है, टाइम पता है, आपने कहा पता है, निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फॉर्मूला दिखाई पड़ता है बच्चों मेरे, h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एच यू कितना हो गया, आपने बोला 4.9 मीटर पर सेकेंड, तो 4.9 इंटू 3। अब यू तो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ था, तो u की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा, प्लस का 4.9 मीटर पर सेकेंड। आपने बोला सर प्लस क्यों, मैंने कहा बेटा दिशा ऊपर है, लिखा हुआ है वर्टिकली अपवर्ड, तो ग्रेविटी कितना होगा, आपने कहा सर माइनस का 10। लेकिन मैंने कहा था कुछ बच्चों को यहां से कुछ चीज चमकती हुई दिखाई पड़ रही है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ g। यहां g की वैल्यू क्या लें, 9.8 लें कि 10 लें, 9.8 लें कि 10 लें। क्या बोला था कि जहां तुमको दिखाई पड़े 4.9, 9.8, 19.6, 27.4, ऐसे कोई, सॉरी 29.6, सॉरी 29.6, अगर ऐसी कुछ भी वैल्यू दिखाई पड़े तो तुरंत दिमाग में घंटी बजा देना कि जी की वैल्यू, यार इसका मतलब 10 नहीं लेनी है, 4.9 बोल दिया, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड लेनी पड़ेगी। आपने कहा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 4.9 × 3 प्लस 1/2, ए कितना हो गया, आपने कहा 9.8, और टी कितना हो गया, आपने कहा 3 का स्क्वायर। लेकिन सर यहां माइनस साइन आएगा तो कृपया करके ये माइनस साइन जरूर लिख दो। ओहो, 1/2, यहां माइनस साइन आ जाएगा। तो बेटा इसको अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4.9 × 3, यहां पर 9 हो जाएगा, और एलसीएम लेके अपन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 4.9 × 3 माइनस 1/2, 9.8 × 9। तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा 2, 3 दूनी 6, मतलब 9.8 × 3, तो 6 × 9.8/3 आ जाएगा। यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। द वैल्यू विल बिकम माइनस का 29.4 मीटर। द करेक्ट आंसर जो आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद वो सी ऑप्शन आ जाएगा, 29.4 मीटर्स। दिस इज द ऑप्शन दैट यू विल गेट इन द माइनस साइन। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h बराबर माइनस का 29.4 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। माइनस साइन ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, निगेटिव हुआ है। अच्छा मेरे भाई, आपने कहा सर सही बात। अब आपका ये क्वेश्चन अगेन +4 - 1 जल्दी से करें, देखिए कितने लोग आंसर आ गया। और अब हम लोग अपनी चीजों को करना स्टार्ट करें जल्दी से। क्विज का टेस्ट, क्विज का रिजल्ट, पहला क्वेश्चन +4 - 1, जिसका इसका सही हुआ है 4u²/g। आंसर जल्दी करो, +4। जिन लोगों ने इस आंसर को सही किया है जल्दी से बोलो, 60 सेकंड आंसर था करेक्ट। +4 - 1 फटाफट करेंगे, देखना कितना रिजल्ट आ रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम ऑफ असेंट डिसेंट का +4 - 1, जल्दी से करें, क्या रिजल्ट है बताएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों 4 मार्बल्स का, ये +4 और ये हो गया -1 मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया +4 और -1 का। अब जल्दी बोलो क्या रिजल्ट आ रहा है, जल्दी बोलो क्या रिजल्ट आ रहा है, सभी लोगों को आंसर बताना है इसका। कितने लोगों के टोटल मार्क्स, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चंस थे बेटा, 20 नंबर में से कितने लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हाउ मेनी मार्क्स आर यू गेटिंग। बहुत बढ़िया। अगर इस क्विज में आप लोगों के 10 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, अच्छा है, क्योंकि इस क्विज में मैंने 3 चीजें बिना पढ़ाई पूछी थी, उनको मैंने समझाया है। अब टाइम ऑफ असेंट डिसेंट मैंने अभी समझाया, उम्मीद बिल्कुल। और जिन लोगों ने 15 से ऊपर नंबर लेकर आए, मतलब 16 से ऊपर नंबर लेकर आ रहे हैं,
उन सभी बच्चों को पहले बहुत 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 बढ़िया, दे आर डूइंग रियली गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आप लोगों ने, और उम्मीद कर रहा हूं ऐसा दिमाग आप लोग लगाते रहेंगे। इस क्विज के अंदर 10 नंबर से ऊपर इज अ गुड मार्क। आप मान के चलें कि 10 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो अच्छा है। इसका मतलब आपने 3 क्वेश्चन सही किए हैं और 2 क्वेश्चन गलत किए, तो अच्छा है। आप उम्मीद कर रहा हूं कि बढ़िया रहा, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे ही जो एक्स्ट्रा ही पूछे थे मैंने। तो जिनका वो स्कोर है वो सेटिस्फैक्ट्री मन के अंदर रख सकते हैं। जिनका 20 में 20 आए हैं वो बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि इसमें पूरी चीजें आईक्यू पर बेस्ड थी। आपने दिमाग बहुत अच्छा लगाया तभी इतना अच्छा रिजल्ट मिला है आपको, ये फैक्ट है। और जिसका 15-16 है वो अच्छा है, और मतलब बहुत अच्छा नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। और 10 के ऊपर सेटिस्फैक्ट्री, 10 के नीचे अनसेटिस्फैक्ट्री है थोड़ा सा, क्योंकि 35 वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए तो मतलब दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू मेक। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल फॉर्मूले लगने थे। लेकिन आइए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन ही वो थे जिस पर प्रैक्टिस हम लोगों ने कल नहीं की थी, ये मैं क्लियर बता दूं। तो 10 के ऊपर सेटिस्फैक्ट्री लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों ने इतना किया, ये बहुत बड़ी बात है। चलें, अब आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट है आपका। वो आपको अपने घर की हाइट नापनी है। HW असाइनमेंट पहले सब लोग अपने पास करें। ये आपके पास 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त के दिन आप अपने झंडा फहराएंगे अपने छतों पे जाके। तो अपने छत पे जाके अगर आप झंडा फहराते हैं तो वहीं से एक पत्थर नीचे फेंक के मारेंगे। आप सभी के मोबाइल में स्टॉप वॉच है, अपने मोबाइल का स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे। मोबाइल का स्टॉप वॉच होगा आपके पास, स्टॉप वॉच आजकल सबके पास होता है। आप मोबाइल का स्टॉप वॉच पकड़िए और मोबाइल के स्टॉप वॉच अपने यहां से ठक करिएगा और ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। दोनों चीजें एक साथ करनी। जैसे आप पत्थर को छोड़ें, स्टॉप वॉच को क्लिक कर दें, और जैसे ही वो पत्थर नीचे जाके स्ट्राइक करे आप तुरंत स्टॉप वॉच को बंद करें, ठीक है ना। मोबाइल स्टॉप वॉच आपको 2 समय लेने हैं। एक तो टी एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग, यहां पर आप स्टार्ट करें, स्टार्ट स्टॉप वॉच, और जैसे ही वो ये पत्थर यहां से टकराए ग्राउंड पर जाके, इसको तुरंत यहां पर स्टॉप द स्टॉप वॉच। तो यहां से इसके बीच में आपको बेटा ये समय अंतराल मिल जाएगा, कितने समय में वो पत्थर यहां से नीचे गया है। और आपको अगर समय पता चल गया तो आप वेरी इजीली बोल सकते हैं √T इज इक्वल टू √2h/g, और आप अपने घर की हाइट बता दोगे मेरे को कि h बराबर जो होगा वो g, हाफ ऑफ g T² के बराबर होगा। आप यहां से कंपेयर करके आंसर बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज द वेरी बेसिक और वेरी गुड क्वेश्चन। आप अपने घर की हाइट नापेंगे, बिल्कुल नापेंगे। अब वो बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हवा एयर ड्रैग भी तो लगेगा यहां पर। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा। अब एयर ड्रैग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका आप सबको सॉल्यूशन बताना है। आप 2-3 पार्टिकल फेंकोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई जल्दी गया कोई कम गया, है ना। किस में एयर ड्रैग सबसे कम लगेगा? जो जितना पतला होगा, जितना पतला होगा उतने कम एयर के पार्टिकल उससे टकराएंगे, जिसका एरिया कम होगा। मतलब पतला सा पार्टिकल फेंकने की कोशिश करिएगा जो एकदम पतला हो, नुकीला हो। इसीलिए हमेशा इस एयर ड्रैग को बचने के लिए ये जो कार होती हैं इनकी जो डायरेक्शन होती है ऐसे नुकीली सी बनाई जाती है, प्लेन नुकीला होता है। ये हर जगह आप एक नुकीलापन क्यों देखते हैं? जो चल रही है, जो भी मूविंग बॉडी है, हर एक को नुकीला बनाने की कोशिश क्यों जाती है? ताकि वो एयर ड्रैग को कट कर सके, एयर ड्रैग के फोर्स को कम कर सके। आप जब भी देखेंगे तो दुनिया में जितनी भी चीजें जो उड़ रही हैं, चल रही हैं, उन सभी, आप शिप्स को देखेंगे तो शिप्स भी आगे की तरफ उनका स्ट्रक्चर एकदम नुकीला होता है, फिर ऐसे जाके पीछे की तरफ चौड़े होते हैं, राइट, ताकि हवा का फ्लो इस तरीके से बने। इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक डिजाइन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एरोडायनेमिक डिजाइन, ताकि हवा का लगने वाला फोर्स कम हो सके। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप पेपर जैसी किसी चीज को फेंकेंगे तो उसको नीचे जाने का समय ही बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें एयर ड्रैग बहुत ज्यादा लगता है, राइट, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज्यादा है। बिल्कुल केस ऑफ पैराशूट हो गया। लेकिन अगर आप उसी जगह एक नुकीला सा पत्थर फेंकेंगे, एक पेंसिल फेंकेंगे, एक रिफिल फेंकेंगे, इनका समय जो होगा वो रिलेटिवली कम लगेगा। कोशिश करनी चाहिए एक भारी सा सामान जो बहुत पतला हो उसको अगर आप फेंकेंगे तो उस पर लगने वाला एयर ड्रैग सबसे कम होगा, तो रीडिंग काफी हद तक एक्यूरेट निकल कर आएगी। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों एयर ड्रैग प्रेजेंट नहीं होता, इफ एयर ड्रैग इज नॉट प्रेजेंट, तो आप पेपर फेंकते या आप एक पत्थर फेंकते या एक नुकीली फेंकते या एक भारी चीज फेंकते, कैसी भी चीज फेंकते, सबको ऊपर से नीचे जाने में लगने वाला समय बराबर रहेगा, सेम रहेगा,
उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। ये सब कुछ जो चेंज आता है इट इज बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग, और एयर ड्रैग जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एयर ड्रैग का फोर्स लगता रहेगा। ये बात आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को फेंकनी है, और सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं अपने मोबाइल नामक चीज को नीचे फेंक कर। मोबाइल नामक चीज पतली और भारी ये दोनों ही चीजों को क्वालिफाई करती है। आप इसको नीचे फेंक दीजिए, एयर ड्रैग सबसे नेग्लिजिबल लगेगा, रिजल्ट सबसे परफेक्ट आएंगे। बस कोशिश ये करनी है कि वो मोबाइल आपका ना हो, किसी और का हो, ठीक? क्योंकि आपका चला जाएगा तो स्टॉप वॉच कहां रहेगी, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट की बात की थी, और होमवर्क में मैंने दिया था कि अगर इस पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा तो मैंने आपको जो ये बताया था कि यहां पर u की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव, और g की वैल्यू कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव। और मेरे प्यारे बच्चों हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली थी, दैट इज -h, क्योंकि यहां से यहां आने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -h के बराबर होगा। कल यहां तक की इक्वेशन हमने चर्चा कर ली थी, और मैंने बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर श्रीधराचार्य रूल मैंने आपको बोला था कि लगाना, और आंसर निकल के आएगा। अरे बोलो, मोबाइल दूसरे का फेंकना है, याद रखना। ऐसा नहीं इमोशनल हो जाओ कि सर एकदम फिजिक्स से प्यार हो गया था, हमने अपना ही मोबाइल फेंक दिया। इतना प्यार भी नहीं करना है, इतना प्यार भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत जल्दी बेवफाई हो जाती है ना? तो एकदम पक्की सी बात दिमाग में रखेंगे। और अमन बोल रहा खुद ही जंप कर रहे हैं, भाई ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं है, ठीक है? चलो आ जाओ आ जाओ, तुम लोग ना इतने गंदे दिमाग लगा लेते हो ना, इतने दुष्ट हो तुम लोग, शेरों आ जाओ। कह रहे सर आप अपना दे दीजिए ना, आप अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते, एक मोबाइल छत से फेंक नहीं सकते हैं, आप पूरा वीडियो बना के दिखाइएगा। मैंने कहा वेरी गुड, सही है सही है सही है सही है। मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, अपना मोबाइल ऊपर से लेके नीचे फेंकूंगा, बहुत से फिजिक्स के लिए बलिदानी। बहुत बढ़िया। चलो यहां पर आएंगे, तो अगर मैं बात करूंगा कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं चर्चा करूं तो मैं बोल सकता हूं माइनस का h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैंने वैल्यूज डाल दी तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों ये क्वाड्रेटिक नामक इक्वेशन बन जाएगी। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो जरा कैसे लिख रहा हूं, ये दो ऊपर आ गया, इसको लिखा माइनस का 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। बेटा अब स्क्वायर इधर ले आते हैं, तो जी टी स्क्वायर इधर आ गया, प्लस हो गया, माइनस का 2ut हो गया, और माइनस का 2h हो गया, इट इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य नामक मैथमेटिशियन ने हमको बता दिया था कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है बेटा ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो हम लोग कैसे देखते हैं? आप हट जा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन कैसे देखते हैं? आपने कहा टी बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोले यही इक्वेशन होती है कि नहीं होती? आपने कहा सर बिल्कुल सही है। तो जो दो रूट आएंगे टाइम के वो कौन कौन से होंगे? आपने बोला t1 और t2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b। b क्या होता है बेटा? सिंगल ऑर्डर का कोफिशिएंट। ये क्या है? a। बेटा इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से b की वैल्यू हो गई माइनस का 2u, तो माइनस का 2u और एक और माइनस यहां लग गया, वेरी गुड, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहां पर बी स्क्वायर, तो माइनस का 2 का u का माइनस का 2u का स्क्वायर माइनस 4, एक्सिलरे a हो गया g, सॉरी एक्सिलरेशन नहीं, a की वैल्यू, और c होता है लास्ट कंपोनेंट दैट इज माइनस का 2h। आपने कहा सर वेरी गुड। सारी वैल्यूज विद साइन रख रहा हूं ताकि किसी के मन में कोई शंका आशंका ना रहे, और अपॉन में आ गया 2g। एकदम पक्की बात? आपने कहा एकदम पक्की बात। मैंने कहा बेटा अब ध्यान से देखो, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर मैं यहां पर 2g से डिवाइड करूं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u प्लस अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, तो 8gh, और अपॉन में हो गया 2g। अगर मेरे प्यारे प्यारे मित्रों मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो देखो पहला टर्म हमको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा u बाई जी प्लस माइनस, प्लस माइनस अभी मैंने हटाया नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर अगर मैं देखूंगा तो बेटा 2g अगर अंदर जाएगा तो 4g स्क्वायर बन जाएगा। देखो 2g के स्क्वायर करेंगे तो अंदर चला जाएगा,
तो अंदर का टर्म बन जाएगा। यहां तक मैंने कहा था ये सब आपको होमवर्क में करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने होमवर्क में किया होगा, जिसकी संभावनाएं वैसे तो काफी कम रहती हैं। 4 दूनी 8 और जी से ये जी चला जाएगा तो स्क्वायर वाला ये जी कैंसिल हो गया। तो अगर मैं यहां से टाइम की वैल्यू निकालूं तो T1 और कॉमन T2 ये वैल्यू निकल के आ जाती है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यू जी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। मैंने आप सबको ये वैल्यू लिख के भी दिखाई थी। फिर मैंने कहा था आप सब लोग मुझे बताएंगे यहां प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है। कितने लोगों ने ये कर लिया था बच्चा? और जल्दी से बताओ यहां पर प्लस ले या माइनस ले, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी, प्लस या माइनस, फटाफट बोलो। प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? कौन सर? सब किया एकदम। अब बताओ प्लस क्यों? आपने कहा माइनस क्यों नहीं? मैंने कहा एक बार जरा ध्यान से घूरो, ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है? आपने कहा सर देखो यहां यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर हो रहा है और उसमें कुछ ऐड भी हो रही है, मतलब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सोचो सोचो सोचो, अंडर रूट यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर होती, इसमें कुछ ऐड और हो रहा है, तो मतलब ये वाला फैक्टर बड़ा है, ये वाला फैक्टर छोटा है, पिद्दी है। अब अगर ये वाला फैक्टर बड़ा है और अगर इसके आगे माइनस साइन आ गया तो टाइम की वैल्यू कैसी हो जाएगी भाई साहब? नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट इज यू बाई जी प्लस अंडर रूट के अंदर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। और मैंने अपने प्यारे मित्रों से एक और बात बोली थी कि ये तो करना ही करना है, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद सभी बच्चों को इस मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक करके लिखना है। किस में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? 2 पार्ट में ब्रेक करना है। मैंने कहा था बेटा कि आप यहां से ए, इस अपर पॉइंट को बी और इस लोअर पॉइंट को सी बोलेंगे। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए से बी की कहानी जो है ये है टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का समय। यहां पर स्पीड 0 हो जाएगी, इस पॉइंट पर u बराबर 0, मतलब यहां से बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो अगर ये टोटल हाइट को मैं h0 लिख दूं फॉर द टाइम बीइंग, तो मैं लिख सकता हूं कि टाइम फ्रॉम b टू c, b से c का समय। क्या ये यहां से देखो बॉल को ड्रॉप किया वाली सिचुएशन दिखाई पड़ रही है? कितने लोगों को ये बात की फील आ रही है सर इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है तो मतलब यहां से तो ड्रॉप फ्री फॉल करता हुआ नीचे आ रहा है? कितने लोगों ने इस मेथड से भी किया मेरे प्यारे बच्चों? आहा 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 आहा। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा बेटा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं यहां ए से बी की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं टाइम ऑफ असेंट, इसकी वैल्यू तो हम लोग क्लियरली दिख सकते हैं और कई बार पढ़ भी लिया कि टाइम ऑफ असेंट होता है u बाई जी के बराबर। तो टाइम ऑफ असेंट मतलब ए से बी का जो समय है वो कितना हो गया? आपने बोला u बाई जी। मैंने पूछा बी से सी का समय, आपने कहा सर अंडर रूट ऑफ 2h0 अपॉन जी। अभी अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि अगर किसी बॉडी को ऊपर से फेंका जाता है तो नीचे आने का जो समय होता है वो अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी के बराबर होता है। कितना होता है बेटा समय? ऊपर से नीचे आने का समय अगर ड्रॉप करें, मैंने कहा ये फॉर्मूला याद करना, कल चिल्ला चिल्ला के बोला था बच्चे, ये फॉर्मूले में कोई धोखेधड़ी नहीं होगी। ये नहीं कहोगे सर हमको याद नहीं, हम भूल जाते हैं, हम टोपा हैं। अब ऐसे काम नहीं होगा, तुम इतने भोले हो तो काम नहीं होगा भाई साहब। याद रखना पड़ेगा एकदम पक्के तरीके से कि यहां से यहां आने का समय जब प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है तो h हाइट नीचे आने का समय होता है अंडर रूट ऑफ 2h0 बाई जी। बोलो हाँ या ना? अंडर रूट ऑफ 2h0 बाई जी होगा कि नहीं होगा? आपने कहा सर अंडर रूट 2h0 बाई जी के बराबर होगा। अब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, h0 की वैल्यू निकल आ जाए। आपने कहा h0 की वैल्यू निकालनी है तो ये h तो पता है, यहां से यहां की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा सर ये वाला तो एच मैक्स ही तो होता है। क्या मैं इसको यू स्क्वायर बाई 2g लिख सकता हूं मेरे मित्रों? क्या मैं इसको यू स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकता हूं? इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? एकदम पक्का बताओ। आपने कहा सर हां। ये देखो यहां से यहां का मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, सेम हाइट से सेम हाइट आ रहा है। अगर बोलो यहां पर ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एच मैक्स बराबर कितना हो गया? यू स्क्वायर बाई 2g। आपने कहा सर हाँ एकदम परफेक्ट वाली बात है। तो टोटल h0 की वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा सर यहां अगर h0 की वैल्यू की बात करेंगे तो वी कैन से यू स्क्वायर अपॉन 2g
प्लस एच हो जाएगी। मैंने कहा बेटा क्वाड्रेटिक से बच गए, एक लाइन में आंसर आ गया। टाइम फ्रॉम बी टू सी कैसे लिखोगे? ऑल्टरनेटिव मेथड यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। बी से सी का समय अंडर रूट के अंदर 2h0 की वैल्यू लिख रहा हूं, यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच अपॉन अंडर रूट 2h0 बाई जी। भैया यहां जी अपॉन में कर दिया। जैसे ही आप इसकी वैल्यू डालोगे आंसर निकल के आ गया अंडर रूट ऑफ, बेटा यहां पर देखो 2 यहां पर लगा हुआ था, 2h0 बाई जी। तो आप जैसे वैल्यू डालेंगे आंसर आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। और मेरे प्यारे बच्चों बी से सी का समय भी आ गया, और अगर ध्यान से घूरा जाए तो बी से सी का समय ये लिखा है और ए से बी का समय ये लिखा है। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ए से सी का समय आ गया। ये हो गया यू बाई जी और ये हो गया अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम आता है मेरे प्यारे बच्चों। इस मेथड से ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ टी बाई क्वाड्रेटिक, और ये मेथड नंबर 2 मैंने यहां पे किया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। दिस इज द मेथड नंबर 2। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2, ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 ये किस पर बेस्ड हो गया? डिवीजन ऑफ मोशन। ये हो गया डिवीजन ऑफ मोशन पर बेस्ड। मोशन को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और उसके माध्यम से हमने आपको टाइम पीरियड बता दिया। दोनों ही चीजें आपके सामने रख दी हैं, जरा एक बार ध्यान से देखिए। सेकंड मेथड को एक बार थोड़ा सा अलग से रिपीट कर देता हूं। पहले ये क्वाड्रेटिक लिख लीजिए, सेकंड मेथड को सेकंड पेज पर रिपीट कर देता हूं। कुछ बच्चा कह रहा था खिचड़ी हो गया पूरा एकदम, बात तो सही है वैसे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ध्यान से। इतना लिख लिया है तो बता दें, इतना लिख लिया है तो नोटेड कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, जल्दी करो बेटा। खिचड़ी जो तुम बोल रहे हो ना भाई साहब, हाथ से लिखा करो तुरंत तुरंत। ये इतना बोलने का मौका तो तुमको मिल रहा है क्योंकि तुम आराम से ऑनलाइन बैठ के बोल रहे हो, लेकिन यहां पर आपको खिचड़ी से पहले लिखना होता है पूरा। हम लोग थोड़ी सी चीजों को समझना बेटा, बात को। ऐसी कोई खिचड़ी नहीं हुई। खिचड़ी इसलिए हो जाती है, खिचड़ी तुमको इसलिए लगती है बेटा क्योंकि तुम बीच में समय ध्यान देना ही बंद कर देते हो, कुछ कुछ समय बाद जागते हो, इसलिए बेटा ऐसा हो जाता है। नहीं तो जिस बच्चे ने देखा उसको पता है ए से बी यहां लिखा, बी से सी यहां लिखा है, उसको तो पता ही ना कहां से कैसे लिखना है। चलो मैं एक बार फिर से बताता हूं फिर भी, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिए ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे बेटा। मेरा कुल मिला के अल्टीमेट उद्देश्य यही है, तो जल्दी से देख लें और फिर हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर की तरफ यू से फेंका, यहां से बेटा ऊपर गया और ये नीचे आ गया, ठीक है ना। मैंने इस मोशन को बांट दिया दो भागों में, एक ए से बी और एक बी से सी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ए से बी टाइम फ्रॉम ए टू बी, ये तो हो गया टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का समय। ऊपर जाने का समय हम सब लोगों ने देखा कितना होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी बाई जी। तो ये टाइम ऑफ ए से बी हो गया यू बाई जी के बराबर। अब मुझे यहां पर देखना था कि बी से सी का कितना समय लगा। तो अगर मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या घूरी, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको दिखाई पड़ी कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है। तो आप बोल सकते हैं कि जो बी से सी है इट इज द मोशन ऑफ ड्रॉपिंग। जब आप h हाइट से किसी को ड्रॉप कर देते हैं, वही वाली तो सिचुएशन हो गई। अगर ये पूरी हाइट यहां से यहां तक की हाइट h0 है, तो अगर किसी चीज को h0 हाइट से छोड़ा जाता है तो उसको नीचे आने में जो समय लगता है दैट इज 2h0 बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h0, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम बी टू सी। पहले ये दो चीजें समझ लीजिए। आपने कहा सर ठीक है, अब h0 की वैल्यू कैसे निकालें बच्चों मेरे? क्या लिखा है h0 की वैल्यू निकालने में? ध्यान से देखो, ये वैल्यू हमको पता है कि ये h है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की वैल्यू और पता चल जाए। और अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो क्या ये h मैक्स को ही दर्शा रही है? क्या ये h मैक्स को देखो, ये ग्राउंड मान लिया जाए तो ग्राउंड से h मैक्स हाइट यही तो ये होगी। तो अगर मैं h मैक्स की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या होती है? यू स्क्वायर बाई 2g। और ये अगर यू स्क्वायर बाई 2g हो गई तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों हम यहां पर क्लियरली बोल सकते हैं कि जो h0 की वैल्यू होगी वो h प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होगी। वो h प्लस
यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और अगर मैं बोलूं टाइम फ्रॉम बी टू सी कितना हो गया, आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 2h0/g। और h0 की वैल्यू अगर मैं यहां पर रख दूं तो 2/g यहां हो गया, यहां हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h। द वैल्यू वी कैन से, जैसे ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और बेटा ये अंदर जाएगा तो प्लस 2h अपॉन जी। तो ये टाइम हो गया बी से सी का, ये टाइम हो गया ए से बी का। अगर मेरे से कोई पूछता कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, तो टाइम फ्रॉम ए टू सी, तो मैं लिख सकता था टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी। जल्दी से इसको लिख लीजिए बच्चे, ए से बी का समय हो गया u बाई जी प्लस इसका समय हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। ये हो गया टाइम फ्रॉम ए टू सी। एंड दिस इज ऑल्सो द सेम आंसर एज यू गॉट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ क्या हुआ, गौरी नहीं आई क्या आज? तुम लोग गौरी की बातें क्यों करो? तुम लोग कल इतने नालायक हो, तुमने गौरी को एक बार जबरदस्ती एम्बेरस कर दिया उसको। बेचारी ने एक डाउट पूछा था, देखो आज 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 एकदम क्लास छोड़ के भाग गई। बच्ची है, डर जाती है, कोई बात नहीं। आ जाओ, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फटाफट बेटा। अब हम बात कर रहे हैं मूविंग बॉडी। अगर यही सेम सिचुएशन आपको कोई बॉडी मूव कर रही है, तो सबसे प्रोजेक्शन की बात की जाए, अ बॉडी is released from a moving body, then it has same velocity as of the body। जैसा बॉडी की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी उसके पास भी आ जाएगी। आपने कहा सर मतलब? मैंने कहा बेटा मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए बेटा कि एक ये हॉट एयर बलून है, या आप एक प्लेन में बैठ के ऊपर जा रहे हैं, कुछ भी है, आप गाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है किसी स्पीड v से। किससे जा रहा है बेटा? किसी स्पीड v से। और आपने यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया। तो जैसे ही आप यहां से बॉल को ड्रॉप करेंगे, तो इफ द बॉल इज रिलीज्ड, इफ बॉल इज रिलीज्ड, अगर बॉल को रिलीज किया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? द बॉल विल हैव द एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी एज ऑफ द एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी एज ऑफ द बलून। तो अगर बॉल को रिलीज किया गया तो बॉल के पास भी सेम वेलोसिटी होगी जैसी बलून के पास थी। बॉल will have same velocity as of balloon। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखने वाला। आपने कहा सर अच्छा, मैंने कहा चल एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। बोला गया स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा केस 3 है जो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करने जा रहे हैं। A stone falls from a balloon that is descending at a uniform speed of 12 meter per second. The displacement of the stone from the point of release after 10 second. 10 सेकेंड के बाद उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये बताना है। डायरेक्शन बिल्कुल सेम वही होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं होगा, डायरेक्शन वेलोसिटी सेम होती है मित्रों। जो इसकी वेलोसिटी है आपने उसको ऐसे रिलीज किया, इसके पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही होगी, जिस तरफ ये जा रहा था उसी तरफ ऊपर की तरफ होगी। अगर ये नीचे आ रहा होता तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होती। जैसे ये जा रहा होगा बिल्कुल वैसी ही वेलोसिटी होगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बोलता हूं, अगर आप कभी चाहें तो आप करिएगा और देखिएगा, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। आप एक काम करना, आप बाइक पर जाते हैं, आप बाइक से जा रहे होंगे, ठीक है? तो बाइक से जा रहे होंगे तो क्या करना,
अपने हाथ में एक ऐसे कुछ पकड़ लेना, जो भी आपको समझने लगे, बॉल, ऐसी चीज पकड़ना जिसका स्पॉट बन जाए नीचे, ठीक है ना, जिसका स्पॉट नीचे बन जाए। ये याद रखना, क्या करना, एक ऐसी चीज पकड़ना जिसका स्पॉट नीचे बन जाए, और एक अपने दोस्त को खड़ा कर देना। मतलब ये एक्सपेरिमेंट आप सब कर सकते हैं, साइकिल, बाइक, किसी से भी, आपको अपने आप बड़ा अच्छा अंदाजा लगेगा और बहुत बढ़िया सी चीज होगी। कुछ मत करना, एक दोस्त से बोलना कि जब वो आएगा, एक ब्रेकर या आप उसमें कुछ भी ले लीजिए, एक ब्रेकर या एक गड्ढा या एक लाइन, एक व्हाइट स्ट्रिप, तो आप जब रोड पे जा रहे हो तो एक रोड पर एक निशान लगा लो। ये मान लीजिए आपकी रोड है, आपने रोड पर एक निशान लगा लिया कि भैया ये निशान जब आएगा तो हम यहां से फेंक देंगे। तो हमारे अपन जा रहे हैं बाइक पर बैठ के, एकदम बढ़िया, एकदम मोटर पर, साइकिल में तुम लोग बैठे हो, पीछे वो एकदम दो दोस्त वाला है, एकदम सीन चल रहा है, हम राही प्यार के कल मिलेंगे चलते चलते वाला एकदम गाना चल रहा है बढ़िया वाला, नहीं वो दोस्ती ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला चल रहा है, एकदम भूम स्पीड से चल रहे हो। आपने अपने हाथ में एक आर्टिकल पकड़ लिया, ऐसी चीज जो गिरे तो एक निशान बना दे नीचे। ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई बलून टाइप चीज, पानी भर के मत ले लेना कि पानी फट जाएगा तो एकदम बवाल हो जाएगा। कोई ऐसी चीज जो निशान बना दे, जिसपे कुछ कलर वलर लगाओ, तो वो वाला ले लो, ठीक है, कलर में डुबो के ले लो। किसी बॉल को लो तो ऐसी हो जिसके ऊपर कुछ कलर लगा दो, है, ताकि वो गिरे तो वहां निशान पड़ जाए एक जगह पर। और जैसे ये स्पॉट आए, आप उसको नीचे देख के ऐसे छोड़ देना, वो आए उसको छोड़ देना। जब वो नीचे गिरेगी ना, जब बॉल नीचे गिरेगी तो बॉल एग्जैक्टली उस व्हाइट स्ट्रिप पे कभी नहीं गिरेगी। आप देखना वो व्हाइट स्ट्रिप के थोड़ा आगे गिरेगी आके। आपने छोड़ा व्हाइट स्ट्रिप के ऊपर होगा, लेकिन वो व्हाइट स्ट्रिप के आगे गिरेगी। बोलो क्यों? क्यों गिरेगी? क्यों गिरेगी? क्योंकि इसके पास वो वेलोसिटी होगी जो आपके पास थी, क्योंकि आपके हाथ में वो पकड़े हुए हो, तो इस बॉल के पास भी वही वेलोसिटी है जो आपके पास है, राइट, एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी। तो मूविंग बॉडी जब होती है तो जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन वेलोसिटी उसके पास भी होगी। तो अगर आप इस व्हाइट स्ट्रिप पर ऊपर छोड़ोगे तो ये व्हाइट स्ट्रिप पर नहीं गिरेगी, ये कुछ आगे गिरेगी जाके, तो ऐसा लगे जैसे आपने आगे की तरफ फेंका है, राइट। अरे यार, ये देखो, ये यूपी का आदमी आया, हमारा कनपुरिया आदमी ये निकल के आया, इसने कहा सर हमारी जवान केसरी है, हम एकदम ये तुम आरजे पूरब वाले शो को देखो जरा, वो एकदम जवान केसरी वाले लोगों को एकदम बजाय रही था बाजा। तो तो भाई ऐसा मत करो कि जवा केसरी का उपयोग आप रोड को केसरी करने में कर दें, तो बिल्कुल नहीं करें। ऐसा किसी, मतलब ऐसा नहीं कि सर हम आज गए, हमने एक जुआ केसरी वाला आदमी पकड़ लिया, हमारे घर में लेबर आया था काम करने, उसकी जुआ केसरी थी, हमने कहा चलो केसर फैला के आते हैं, गाड़ी में बैठाया, उसको बोला कि जब ये सफेद वाला है थूक देना ऊपर से। तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है कि आप अपनी जुआ केसरी कहीं करें। तो ठीक है, वेरी गुड। ये आइडिया देखो कितने बढ़िया आते हैं। चलिए कंसेप्ट की बात करते हैं। तो कंसेप्ट यहां पर क्या आ गया, क्वेश्चन ध्यान से देखो। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बलून दैट इज डिसेंडिंग। अब ये क्या कर रहा है बेटा, डिसेंडिंग। वर्ड डिसेंडिंग से क्या समझ में आया, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है बेटा, किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ध्यान से देखना। अब अगर ये नीचे जा रहा है तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई, सब लोग देखो फटाफट, कितना आ गया, आपने बोला 12 मीटर पर सेकंड, मैंने कहा वेरी गुड। अब यहां से एक बॉल को छोड़ दिया गया, लीक कर गया, गिर गया, स्टोन फॉल, फॉल मतलब रिलीज हो गया, गिर गया। तो अब जब ये गिरेगा तो इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, पहला कंडीशन। आप बोलेंगे सर जब भी गिरेगा, रिलीज किया जाएगा, इट विल ऑल्सो हैव, दिस स्टोन हैज सेम वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, सेम वेलोसिटी एज ऑफ बलून। जो बलून की थी वही इसकी होगी। आपने कहा सर ठीक है, मतलब इसकी भी नीचे की तरफ हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। इस पर लगने वाला फोर्स, ग्रेविटी किधर की तरफ लगेगा, आपने कहा सर ग्रेविटी जी नीचे की तरफ, बहुत शानदार। क्या पूछा गया है बच्चों, पूछा गया है कि स्टोन कितना चलेगा 10 सेकेंड में, द डिस्प्लेसमेंट बताना है। आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है और समय दे दिया गया 10 सेकेंड, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें, प्रारंभिक वेलोसिटी पता है 12 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन पता है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या क्या है, मैंने कहा देखो प्रारंभिक वेलोसिटी है माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड। आपने कहा सर माइनस साइन क्यों लगाया, मैंने कहा डिसेंडिंग है यार, नीचे की तरफ जा रहा है, हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट नीचे की दिशा को निगेटिव माना हुआ है, तो यू कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। एक्सीलरेशन आपने कहा सर माइनस जी, ये तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हम लेके रहेंगे, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। टाइम कितना हो गया, आपने कहा 10 सेकंड, तो भैया डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, आपने कहा डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
तो माइनस का 12 गुणे टाइम हो गया 10, माइनस का हाफ ऑफ जी हो गया 10 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। कितना हो गया? माइनस का 120, ये हो गया 500, ओहो माइनस का 500, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये माइनस का 600, ओए ये 9.8 लेना होगा बेटा। ये 610 आ रहा है क्योंकि यहां पर जी की वैल्यू आपने 9.8 ले ली है। तो याद रखिएगा बेटा जी, अच्छा यहां लिखा भी तो था जी 9.8, सॉरी। जी की वैल्यू -10 नहीं लेनी है, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो यहां पर बच्चे मेरे जी की वैल्यू 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर आप लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 490, और 490 तो माइनस का आ जाएगा 610 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो गया माइनस का 610 मीटर। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। तो जी की वैल्यू है माइनस का 9.8, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 620 10 रखोगे तो 620 आ जाएगा, 4.9 रखोगे, सॉरी 9.8 रखोगे तो 610 आ जाएगा। दोनों लगभग बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? ग्राफ्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं? ग्राफ। अब ग्राफ्स की बात करने से पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि अब हम यहां से अपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जर्नी समझने जा रहे हैं। और ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जर्नी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने फंडामेंटल फीलिंग ले लिया है कि वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। उन सबके जो फंडामेंटल फीलिंग्स हैं वो हमको पता है कि हाँ भाई, वेलोसिटी का मतलब है कितनी तेज चल रहे हैं, एक्सीलरेशन मतलब कितनी तेजी से वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है, इस चीज को एक्सीलरेशन बता रहा है, और उनके बेसिक कैलकुलेशन को हमने समझा है। अब हम इसी चीज को ग्राफिकली समझने जा रहे हैं। तो अब कुछ आनंद लेने का समय आ गया है। तो जरा सब लोग बहुत बढ़िया हेडिंग डाली है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हेडिंग डालिएगा, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जरा ध्यान से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग फटाफट दौड़ते हुए भागते हुए और इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। एनिमेशन लेकर आएंगे बेटा। बेटा देखो मेरा क्या होता है ना, मेरा मेन कंसर्न, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बेटा ये वन केस यही वाला है बच्चे। वन केस अभी मैं तुमको होमवर्क में दूंगा, टेंशन मत लो, कल क्विज में डिस्कस करेंगे। वन केस जो बचा है ना वो होमवर्क है तुम्हारा। वो वन केस मैंने यहां पर लिया है, अगर वेलोसिटी नीचे फेंक देंगे तो क्या होगा, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होमवर्क में बताएंगे। मऊ जाएगी तुमको बेटा, वो तो तुम्हारा होमवर्क है। अभी आज तुमको एक डिफरेंशियल सॉल्व कराए ना क्वाड्रेटिक वाला, अब ये उसका दूसरा पार्ट जो है वो होमवर्क में करके लाना। मैं होमवर्क यहीं दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, आप सभी का होमवर्क यहीं पर रहेगा, ये वाला ध्यान से। ये जो आपका पार्ट है ना, इसी का केस 3 आपका होमवर्क है। सब लोगों को केस 3 प्रॉपर होमवर्क में करके लाना है। जरा एक जगह लिख लीजिएगा केस 3। मैं अभी आपको होमवर्क देना ही भूल गया था कि मुझे ये होमवर्क में देना है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसका डिस्कशन कल के क्विज के साथ किया जाएगा। u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंक दिया गया। पहला केस था u बराबर 0, दूसरा केस था u अपवर्ड। हम लोगों ने दो केस कर लिए। अगर इसकी वेलोसिटी 0 होती है तो इसको यहां से यहां आने का जो समय लगता है वो होता है √2h/g। इसके बाद हम लोगों ने जो केस किया वो इसकी वेलोसिटी को हमने ऊपर की तरफ फेंक के देखा u, तो यहां पर जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया वो u/g प्लस √ के अंदर u² प्लस 2h/g आता है। अब इसका तीसरा केस। अब सबसे अच्छी बात क्या है, जल्दी से इसको एज अ होमवर्क लिख लीजिए बेटा एक कोने में, उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस पूरा करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए बेटा 2 पेज छोड़ देना। अगर हेडिंग डाल ली है तो प्लीज एक बार काट दीजिए, छोटा सा ये पॉइंट रह गया था तो उसको लिखवाना जरूरी है, वहीं पर लिख लीजिएगा। और इसके साथ 2 पेज छोड़ने हैं आपको, 2 पेज, ठीक है ना, क्योंकि 2 पेज में ही ये पूरा गेम खत्म होगा। और करना है, कैसे करना है वो समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये है अपना केस 3, पार्टिकल प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट h। पार्टिकल को हाइट h से नीचे की तरफ फेंक दिया गया। किधर की तरफ फेंक दिया गया मित्रों? नीचे की तरफ फेंक दिया गया। किधर की तरफ फेंक दिया गया बेटा? नीचे की तरफ फेंक दिया गया। तो अब नीचे की तरफ फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेलोसिटी, आपने कहा सर ये भी निगेटिव, पहले केस में ये पॉजिटिव थी, अब u भी निगेटिव हो गया।
जी तो ऑलरेडी निगेटिव था ही, तो एक्सेलरेशन तो निगेटिव था माइनस का जी। आपने कहा सर ये भी ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी निगेटिव होगा माइनस का एच। आपने कहा सर ये भी ठीक है। तो अगर मैं यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन निकालता तो मैं क्या लिखता, माइनस का एच इज इक्वल टू माइनस का यूटी माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो पहले ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्वाड्रेटिक फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपको घर में प्रॉपरली सॉल्व करनी है विद श्रीधराचार्य रूल। सिंपल है, निकल कर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसका मेथड 2 थोड़ा आनंद से करना है, ये मैं चाहता हूं बढ़िया तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए ये वाला। मेथड 2 पर अगर मैं बात करूं तो इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं यू वेलोसिटी से, ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और यहां से इस तरीके से नीचे आएगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए, ये बी और ये वाला पॉइंट को सी और ये वाला डी दे दे, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो पार्टिकल था ना, जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से नीचे आएगा। तो कुछ समय के बाद ये पार्टिकल और ये मोशन सेम है कि नहीं है। मतलब अगर मैं देखूं तो अगर यू को मैंने ऊपर फेंका है, तो अगर मैं ए से सी का मोशन हटा दूं तो केस 3 इज सेम एज केस 2 माइनस ए बी सी, माइनस मोशन फ्रॉम ए बी सी। मतलब जो हमने ऊपर फेंका था उस मोशन को अगर मैं इतने मोशन को हटा दूं तो क्या ये मोशन एग्जैक्टली यही वाला मोशन बन जा रहा है कि एच हाइट से मैंने नीचे की तरफ यू स्पीड से फेंका है। और मेरे प्यारे मित्रों, एक लाइन में अगर मैं इस बात को लिखूं तो बेटा इसका जो फॉर्मूला था u बाई जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी था। बोलो हाँ या ना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट था केस 2 में। अगर मैं आपसे पूछता बताओ इसमें कितना टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, जल्दी बताओ सब लोग। अरे नहीं 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 नहीं, जल्दी बताओ कितना टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा। इससे एक पूरा देखो यहां से यहां का पूरा समय उड़ा दो तो बचा हुआ समय जो होगा यहां से यहां तक का समय वही तो ये वाला समय होगा। भाई ये दोनों मोशन तो एक ही है ना कि यहां से यू स्पीड से नीचे फेंका, तो कुल मिला के हमें सी से डी का मोशन ही तो चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा कि सर देखो यहां से यहां तक का समय t3 की अगर बात करें टाइम, तो ये 2 माइनस मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी का समय, टाइम फ्रॉम ए बी सी। क्या मेरे प्यारे बच्चों को यह चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी ही तो है, ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन। अगर इसको ग्राउंड मान लूं तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का ही तो गेम समझ में आता है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी होता है कि नहीं होता। भैया इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात एकदम एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाली आ गई। t3 बराबर इससे माइनस कर देंगे बेटा, तो u बाई जी प्लस अंडर रूट के अंदर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी, और माइनस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 2u बाई जी। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहां से जो t3 की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, दैट इज माइनस का u बाई जी प्लस अंडर रूट के अंदर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। एंड दिस इज द आंसर माय फ्रेंड। ये आंसर हो गया। कितने लोगों को चमका, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेथड मुझे बहुत पसंद नहीं है कि आप इतना क्वाड्रेटिक बनाओ फिर आंसर निकालो। आई डोंट लाइक दिस मेथड मच मोर, इसीलिए मैं होमवर्क में दे देता हूं कि होमवर्क में करो पहले जाके इसको, गणित लगाओ। लेकिन ये मेथड मुझे बड़ा पसंद है कि भैया इस पूरे में से इतना हटा दो, ऊपर वाला नीचे वाला बच गया। मेथड मतलब केस 1 और केस 2 और केस 3 लगभग सेम ही तो है, बस इतना उड़ाना है ऊपर वाला। बोलो चमका कि नहीं चमका, ईमानदारी से बताओ चमका कि नहीं चमका, एकदम परफेक्ट वाला चमका है कि नहीं चमका, एकदम क्लियर होता है पॉइंट। 2u बाई जी माइनस कर दिया इससे, ऊपर हट जाए, टी से डी का टाइम निकल के आ गया, ये आंसर अपना। आहा क्या बात है मेरे शेरों, बहुत शानदार। बस इतना समझ लेना है, देख नजर पकड़ लेनी है, बस वही मजा है।
बस यही मजा है बेटा, नजर पकड़ लोगे तो बहुत मजा आ जाएगा, एकदम परफेक्ट पॉइंट है। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन है, सर बोर्ड में कौन सा करें, ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं पाया, लेकिन शायद ऐसा लिखा था कि सर बोर्ड में कौन सा मेथड यूज करें, ये वाला, ये बोर्ड के लिए कई बार ये वाला मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। मैं तो कहूंगा बोर्ड अगर तुमको दिमाग में रखना है तो दोनों रखो, और बोर्ड में जब तुम ये मेथड लिखोगे तो मुझे लगता है नंबर अच्छे मिलते हैं, मतलब आपको कोई काट नहीं सकता कभी भी। तो बोर्ड में मेरा ऐसा मानना है, अगर समझदार आदमी चेक करेगा, जिसकी संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी, क्योंकि आजकल संभावना है, एनडीए पे भरोसा कम हो गया भाई, हम कैसे बोर्ड पर भरोसा रखें। क्या लगता है तुमको, तुम्हारे बोर्ड वाले ज्यादा सही हैं? तो लेकिन ठीक है, नहीं मतलब बोर्ड के आप सब तो ऐसे अच्छा, आज तो तुम लोग ड्रॉपर वाले हो बे, ये बोर्ड वाला किसने पूछा तुमसे ड्रॉपर बैच हो, सॉरी यार। ये मैं ड्रॉपर में भी ये बातें कर रहा हूँ एक तो। चलो ठीक, आ गया। अब हम लोग अपनी कहानी को समझ रहे हैं बच्चा, आइए होमवर्क में करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। और अब आ जाओ कि हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने, अब आप सब लोग हेडिंग डालिएगा, बढ़िया सी हेडिंग, पहले ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफ्स की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बड़ी हेडिंग है ये, ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये बड़ी हेडिंग होगी, सबसे बड़ी हेडिंग। इसके नीचे अब सब हेडिंग आएगी, आपकी सब हेडिंग आएगी मीनिंग ऑफ इंस्टेंट एंड इट्स कैलकुलेशन। सबसे इसके नीचे हेडिंग आएगी कि इंस्टेंट का मतलब क्या है और उसकी कैलकुलेशन क्या है, ठीक है ना। ये बिल्कुल वही कहानी हो गई कि जैसे आप रोड पर चल रहे और आपसे बोला गया भाई, आपने अपन ने बाइक ली और अपन रोड पे चल रहे थे, ठीक है ना, अपन ने गाड़ी का एक्सीलेटर लिया और भुन भनाते हुए रोड पर आगे की तरफ जा रहे हैं। आपसे मैंने पूछा आपकी स्पीड बताइए कितनी है, तो आपने कहा सर स्पीड का क्या गेम खेलना है, जब मैं यहां से चलूं तो आप अपनी स्टॉप वॉच चालू कर देना, और जब मैं यहां पहुंच जाऊं तो अपने स्टॉप वॉच कम कर देना, बंद कर देना, टी बराबर टी नॉट पर। तो अगर ये दूरी टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की डी मान ली जाए, तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी, जिसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, ये कितनी हो जाएगी बेटा, आप बोलते हैं सर एवरेज स्पीड हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डी अपॉन टी नॉट। आपने कहा सर इस समय अंतराल में जो आपकी स्पीड होगी वो डी अपॉन टी नॉट के बराबर हो जाएगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से समझना, ध्यान, अब बेटा यहां पर आओ फटाफट, टी बराबर 0 से टी नॉट, ये तो नाप लिया, ये क्या हो गया एवरेज स्पीड। अब मैं अगर आपसे पूछता मेरे प्यारे बच्चों कि एक बात बताओ, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट इज क्रॉसिंग दिस पॉइंट, ये स्ट्रिप जब वो क्रॉस कर रही है, इस क्षण पर उसकी स्पीड क्या है। आपने कहा सर क्षण का मतलब, मैंने कहा तो पहले बताया, ब्लिंक ऑफ, याद है वो सुंदर सी कन्या जिन्होंने ऐसे किया था, सोचो तुम्हारे जीवन में कितने, उन्होंने अगर ऐसे किया था तो आपके जीवन में कितने अरमान जग सकते थे, उस एक छोटी सी, वही उसी को इंस्टेंट बोलते हैं। वो इंस्टेंट अगर आपके साथ हो जाए तो उस इंस्टेंट पर अरमान काफी जगाए जा सकते हैं। आपने कहा सर ठीक बात है। मैंने कहा वो एक इंस्टेंट की बात की जाए, मैंने कहा देखो बेटा, यहां से यहां तक की अगर मेरे से कोई स्पीड पूछेगा तो मैं यहां से यहां तक की दूरी भी नाप सकता हूं और यहां से यहां का समय भी नाप सकता हूं और एवरेज स्पीड को डी अपॉन टी नॉट लिख सकता हूं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूंगा इंस्टेंट की, किसकी बात करूंगा बच्चे, इंस्टेंट की, मैंने कहा मुझे बताओ फाइंड द स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट इज क्रॉसिंग दिस लेंथ, तब क्या स्पीड होगी। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सोचो, यहां पर आप अपनी घड़ी लेके खड़े हो जाओ कि साहब हम घड़ी लेके स्टार्ट, जैसे कार का एक पहला पहिया यहां टकराएगा हम टाइम ले लेंगे, जैसे पहला पहिया टकराएगा, और जैसे ये पहिया क्रॉस करेगा हम फिर टाइम बंद कर देंगे। आपने कहा सर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, दूसरा पहिया, तो इन ये दो समय अंतराल पर हम समय ले लेंगे। मैंने कहा बेटा इतना आसान लग रहा है क्या, कर पाएंगे क्या हम ऐसा। आपने कहा जैसे पहिया क्रॉस करेगा हम समय ले लेंगे। तो आपने कहा सर ये दूरी मान लेते हैं छोटी दूरी है, इसको डेल्टा एक्स बोल दिया, तो इसको समय निकलेगा, अगर बाई चांस आप बहुत क्विक हुए तो आपने वो समय नापा डेल्टा टी। अब मेरे प्यारे बच्चे समझना एक छोटी सी बात को,
कि जैसे जैसे ये वैल्यू, क्योंकि जब हम इंस्टेंट की बात करते हैं तो ये दूरी और ये समय अंतराल कैसा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। इफ फॉर अ इंस्टेंट, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर अ इंस्टेंट। तो इंस्टेंट का मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.00000000 0.000000000000000000000000 इतना छोटा। इस छोटे से समय अंतराल जिसको नापना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, उस छोटे से समय अंतराल पर जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये इसको बोलते हैं डेल्टा टी, जब टेंडिंग टू जीरो हो गया, इसको नाम देते हैं dt का। क्या नाम देते हैं बेटा, dt। क्या नाम देते हैं बच्चों, dt। डिस्प्लेसमेंट इन वन इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि इतना छोटा समय अंतराल है तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा, उसको नाम दे दिया dx का। अब पहली चीज समझना, पहली चीज, क्या dx कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। क्या dt कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, dx अपॉन dt। अब हमें चाहिए क्या, आपने कहा सर इस क्षण जब ये इस छोटी सी दूरी डेल्टा x जब टेंडिंग टू जीरो हो गया, इस क्षण पर क्या दूरी है, इस क्षण पर क्या स्पीड है, अगर मेरे से क्या वो पूछा जाए, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास वेलोसिटी है, अगर हम इसके कैलकुलेशन की बात करें v बराबर dx बाई dt, जहां पर ना हमने dx कैलकुलेट किया है ना हमने dt कैलकुलेट किया है, हमने सिर्फ एक बात बोली कि बहुत छोटे हैं। ये बात सबसे पहले न्यूटन बाबा के दिमाग में आई थी। किसके किसके दिमाग में आई थी बेटा, न्यूटन बाबा के दिमाग में आई थी। और न्यूटन बाबा ने क्या बोला था, ध्यान समझना, न्यूटन बाबा ने बोला कि यार देखो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी भी मोशन को समझना चाहता हूं तो उस मोशन के एक छोटे छोटे इंस्टेंट को समझना पड़ेगा। और न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इस dx बाई dt की कैलकुलेशन को करने के तरीके समझाए। वो मैथमेटिशियन कम फिजिसिस्ट थे। ऐसे न्यूटन साहब इतने बड़े ज्ञानी आदमी थे कि वो उन्होंने पूरी मैथमेटिक्स भी लिखी है और पूरी फिजिक्स भी लिखी है। तो ही इज द, मेरे हिसाब से वो फिजिक्स में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन न्यूटन अपने रखते हैं उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी तक कोई भी नहीं रखता। तो जो कंट्रीब्यूशन न्यूटन का फिजिक्स को इस लेवल पर इवॉल्व करने में अभी तक है, उतना कंट्रीब्यूशन किसी और साइंटिस्ट का नहीं है। क्योंकि जो कैलकुलस उन्होंने खोज की थी वो बाबा ने बहुत बड़ा काम किया था भाई। अब बाबा ने इस dx बाई dt को कैलकुलेट करने के मेथड समझाए। अब पहली चीज समझना, अपने मन से पहली चीज निकालो, क्या हम ना dx कैलकुलेट करते हैं ना dt कैलकुलेट करते हैं, ना ही हम इन दोनों का भाग देने वाले हैं। तो पहले तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि हम कुछ कैलकुलेट करने नहीं जा रहे, इसको कैलकुलेट करने के मेथड हैं। क्या है बेटा, मेथड। कौन कौन से, इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। जो मैथमेटिकल मेथड है उसमें हम लोग फॉर्मूले पर बेस्ड बात करते हैं, मतलब जहां पर अभी हम लोगों ने चर्चा की थी जिसके हम बात करते हैं फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और इसका बेसिक नॉलेज अभी हम लोग मैथमेटिकल पे चलेंगे, पहले ग्राफिकल की बात करेंगे। लेकिन इस पर हम लोगों ने बेसिक बात करी थी कि x बराबर अगर 2t स्क्वायर है तो dx बाई dt करने का मेथड हम लोगों को पता है कि 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर बाई dt। इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाती थी, याद आ रहा है, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी। ये मैथमेटिकल तरीका है किस चीज का, dx बाई dt को निकालने का, राइट। तो न्यूटन साहब ने सबसे पहले इन फॉर्मूलों को डिराइव किया, इन फॉर्मूलों को डिफाइन किया कि अगर आप किसी dx बाई dt को कैलकुलेट करना चाहते हैं और अगर आपके पास उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है, क्या गिवन है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन गिवन है, उसका रिलेशन गिवन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या रिलेशन आपके पास है, तो उसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से डिफरेंशिएट करके dx बाई dt को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलेज गिवन है, हम उन पर बेस्ड काम कर ले जाएंगे। आपने कहा सर सही है।
और दूसरा होता है इसको कैलकुलेट करने का तरीका, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफिकल मेथड। अगर हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं गिवन है और अगर हमको कोई ग्राफ गिवन है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि कोई ग्राफ गिवन है। अब मेरे से याद है हम लोग चले थे कोटा से पटना, कुछ याद है? तो अगर मेरे से कुछ ग्राफ की बात की जाती और मेरे से बोला जाता कि भाई मेरा एक्स और टी के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन नहीं पता, लेकिन मैं कैसे मूव किया हूं, समय के साथ मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, उसका मैंने ग्राफ बना दिया है। और मेरे से पूछा जाए किसी भी क्षण पर क्या वेलोसिटी है, तो उसको लेके हम कैसे डिफाइन करते हैं? ग्राफिकल मेथड से डिफाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स। अगर हमको मैथमेटिकल इक्वेशंस दी होंगी तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, इंटीग्रेशन का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से हम लोग समझने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन को, फिर ग्राफिकल मेथड से हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन को, और फिर हम लोग उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। राइट? तो अब जल्दी से आ जाओ फटाफट ग्राफिकल मेथड के ऊपर। ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग चले थे यहां कोटा से, और समय के साथ जैसे जैसे समय आगे गया था हम लोग पहुंच गए थे एक्स यहां, तो हम लोग फाइनली पहुंच गए थे पटना। याद आ रहा है बेटा आपको? और कोटा से पटना पहुंचने में हमने बीच में एक जगह थी जिसको हम बोल रहे थे कानपुर, फिर एक और जगह थी जिसको हम बोल रहे थे वाराणसी, कुछ कुछ मुझे ऐसा याद है, और एक और जगह थी जिसको हमने फाइनली बोला था पटना। और पटना पहुंचने का जो टोटल समय लगा था वो था कितना लगा था टोटल समय यार? 20 घंटे बोले थे ना शायद, 20 आवर्स। कानपुर का शायद क्या बताया था, हम भूल गए। 550 किलोमीटर ये है, इसको पहुंचने में, कानपुर पहुंचने में, फिर वाराणसी, फिर पटना, क्या बताए थे? 8 घंटे 9 घंटे ऐसे कुछ था। कितना था जल्दी याद दिलाओ, कुछ कुछ याद है क्या? कोटा टू पटना क्या? कोटा का 5.5, आई थिंक मैंने इसका 8 या 9 घंटे बोला होगा। 9 घंटे यहाँ का बोला था शायद, 9 आवर कानपुर का। वाराणसी का शायद ये 15 घंटे पर हम पहुंचे थे, 9 6 15, हाँ 6 घंटे लग गए थे, और 15 5 20, तो यहां से हम लोगों ने 20 घंटे में हम यहां पहुंच गए थे। ठीक बात है, ऐसे ही कुछ लगभग लगभग हमने बात की थी, और हमने डिफरेंट डिफरेंट एवरेज वेलोसिटी की कैलकुलेशन करी थी। राइट? ऐसा अप्रोक्सीमेट किया था। इसमें भी कोई बच्चा का ऐसा गलत है सर, ऐसा नहीं होता है, वे नालायक, यही होता है। तो पटना का कितना दूरी है? 1100 किलोमीटर। कितना है बेटा? 1100 किलोमीटर। और ये बनारस हमको मिल गया था 850 किलोमीटर पे। ठीक है, 850 किलोमीटर ये है अपना वाराणसी। अब मैं अगर आपसे पूछता, बहुत ध्यान से समझना है, ये अपन चले थे, अब मैं अगर आपसे पूछता, यहां पर हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी 9 15 20, वेरी गुड। हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी बच्चे, कोटा से कानपुर की, कानपुर बनारस सबकी कर ली थी। लेकिन अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि भाई साहब, जब हम यहाँ जब कोटा से कानपुर जा रहे थे तो बीच में पड़ा झांसी, और झांसी में एक कोने में बढ़िया ढाबा मिला। कौन सा? मिश्रा ढाबा। मिश्रा जी ढाबा एक है, बहुत पुराना है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे ढाबे बन गए। पहले जब कोटा से कानपुर की ट्रैवल करते तो भाई साहब ऐसी लंका लग जाती थी ना, बहुत खराब रोड हुआ करती थी। अब वो रोड बहुत सुनसान होती है। तो कोटा से कानपुर के बीच में, कोटा से पहला शिवपुरी, शिवपुरी से झांसी, तो इसके बीच में रोड एकदम सुनसान होती है। तो सीधे झांसी में एक ढाबा मिलता था, पहले की बात बता रहा हूँ, थोड़ा समय जब पहले था, तो तब ढाबा मिलता था मिश्रा ढाबा। तो मिश्रा ढाबा कोटा जैसे झांसी का टोल क्रॉस करते थे, टोल क्रॉस करते ही ढाबा मिल जाता। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई टोल में, टोल तो अपन नहीं मान रहे, उस समय टोल नहीं था, तो मिश्रा ढाबा बिल्कुल नहीं पड़ता था। अब मैंने बोला कि यार, जब हम कोटा से कानपुर में यहां कहीं झांसी पहुंच रहे थे, झांसी क्रॉस कर रहे थे, तो बताओ व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ क्रॉसिंग मिश्रा ढाबा। अब मिश्रा ढाबा क्रॉस करने के दौरान क्या स्पीड है, ये बताओ। अब क्या बोलेंगे? अब हमने बोला कि यार कैसे बताएं यार, मिश्रा जी ढाबा जब क्रॉस कर रहे थे, तो बोले मिश्रा जी से पूछेंगे, मिश्रा जी देखो तुम्हारे सामने से कितनी देर लगी थी निकलने में, भाई यही तो पूछेंगे।
तो मिश्रा जी बताएंगे एक तरफ आप यहां से यहां निकलने का। मैंने कहा नहीं, एग्जैक्टली वो एक लाइन है, पतली लाइन, उस समय उस इंस्टेंट पर बताओ एग्जैक्ट, तब आप क्या बोलोगे। अब उस क्षण पर अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, तो मैं कहूंगा उस क्षण पर मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ये मिश्रा ढाबा की लोकेशन कुछ यहां थी, बहुत ध्यान से देखना, दिखाने के लिए अभी हम थोड़ा दूर समझा रहे हैं। तो मिश्रा ढाबा को क्रॉस करने में मान लीजिए हमको ये छोटा सा दूरी ट्रेवल करना पड़ा। कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ा, ये छुटका सा दूरी, दिखाने थोड़ा दूर दूर बनाना पड़ेगा, और उसको क्रॉस करने में जो छोटा सा समय लगा वो ये था। तो आपने कहा सर देखो मिश्रा ढाबा जब हम पहुंचे झांसी, यहां से जब हम पहुंचे तो मान लीजिए 3 घंटे के बाद पहुंच गए, सॉरी 4 घंटे के बाद पहुंच गए, तो ये 4 घंटा और ये 4 घंटा प्लस 0.0000001 सेकेंड पर हमने मिश्रा ढाबा क्रॉस कर दिया। ध्यान से समझना, इतने छोटे समय अंतराल 4 घंटे में मिश्रा ढाबा एंटर हुए और 4.00001 पर मिश्रा ढाबा क्रॉस हो गया। तो इस समय पर मिश्रा ढाबा की मान लीजिए यहां से दूरी जो थी, ऐसा अपन लिख लेते हैं 350 किलोमीटर थी, 350, और जब वो क्रॉस हुआ तो दूरी हो गई 350 प्लस 0.00000000001 किलोमीटर, मतलब वो डिस्टेंस बहुत छोटी हमने ली हुई है। आपने कहा उस छोटी से समय लगे। अब अगर मैं पूछता तो बेटा बताओ ये कितना टाइम लगा, तो आप बोलते सर टाइम क्या है, ये दूरी बटे समय, तो जितना दूरी उतना समय से डिवाइड कर दो। मैंने कहा बेटा दूरी तो बहुत छोटी है, तो मैंने कहा अब दूरी बहुत छोटी है, इसको ध्यान से घूरा जाए, तो इसको घूरने के लिए थोड़ा जूम करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये समझते हैं जूम, जूम बराबर जूम। अब देखो इसको क्या करने जा रहा हूं, जूम। अब जैसे ही हम जूम करेंगे तो जूम करते हुए जरा ध्यान से देखना इसको, भाई साहब ये यहां से आया और ये यहां, थोड़ा सा जूम कर दिया तो अपन को ये लाइन दूर दूर दिखाई पड़ रही है। तो ये दूरी हो गई सबसे छोटी, इसको बोला हमने dx, और ये दूरी हो गई और छोटी, इसको हमने बोला dt। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों लाइन, चूंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर बुरा ना मानो तो क्या एक चीज ये देखने को मिलती है कि ये जो थीटा है, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये जो tan थीटा होगा, इट विल डिफाइन dx अपॉन dt। tan थीटा क्या डिफाइन करेगा बेटा मेरे, dx अपॉन dt। आपने कहा सर ये लंबाई dx हो गई और ये dt हो गई, तो अगर हम इसको जूम करके देखें तो इनके बीच की दूरी कुछ इस तरीके से हमको दिखाई पड़ रही होगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा सर देखो tan थीटा जो है ना, ये आपको उस जगह का आप थीटा निकाल लो, लेकिन ये किसका थीटा, आपने कहा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का एंगल। आपने कहा सर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत पास हैं, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो कैसी होगी। आपने कहा ये जो होगी वो यहां पर टेंजेंट होगी। क्या होगी बेटा, वो यहां पर टेंजेंट होगी। वो यहां पर क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट होगी। क्या होगी मेरे प्यारे मित्रों, वो वहां पर टेंजेंट होगी। तो पहली चीज इस बात को समझना है कि ग्राफिकली वी कैन से द वैल्यू ऑफ dx बाई dt। क्या लिखना है बेटा यहां पर, वैल्यू ऑफ dx बाई dt इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर जो स्लोप है वह उसको डिफाइन करती है। आपने कहा अच्छा ये बात है क्या, तो dx बाई dt क्या डिफाइन करेगा, स्लोप किसका, टेंजेंट का। कहां पर, उस बिंदु पर। तो उस बिंदु पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो dx बाई dt को बता देगा। तो पहली चीज क्या समझ में आई कि डिफरेंशिएशन का मतलब, अगर मुझे ग्राफिकली कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करना है, ग्राफिकली कैलकुलेट करना है, तो dx बाई dt कुछ और नहीं, उस पॉइंट पर उस टेंजेंट का स्लोप है। dx बाई dt कुछ और नहीं, उस पॉइंट पर उस टेंजेंट का स्लोप है। आपने कहा हाँ ओके दिस इज द, तो मिश्रा जी के सामने जो टाइम dx निकला और जो dt से डिवाइड करेंगे उसके लिए हम अपने उस पाथ का स्लोप निकाल लेंगे, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। आपने कहा सर हाँ बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूं, ये जो जूम करके हमने ध्यान से देखा है, तो हमसे इसमें क्या समझ में आया कि ये dx बाई dt है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट tan थीटा, और इस tan थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, जिसको बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपने कहा सर ये स्लोप होता क्या है, एक बार इसको बता दो। तो मैंने कहा इतना लिख लो,
आगे बताते हैं, जल्दी इतना लिखिए, स्लोप के बारे में बताना स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी लिख लो बेटा मेरे फटाफट, और इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्लोप के बारे में। लिख लिया आपने? कहा बिल्कुल लिख लिया। मैंने कहा बेटा अब स्लोप की बात कर लेते हैं। ये स्लोप नाम की चिड़िया क्या है? ये स्लोप क्या है? ये स्लोप क्या है? जरा ध्यान से देख लो। अच्छा यार, टाइम हो गया क्या? ओहो 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 ओहो। ओके 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 ओके, चलो स्लोप की चर्चा कल से शुरू करेंगे। आज ग्राफिकली हम लोगों ने ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोगों ने लगभग सारे केसेस जो मोशन इन 1D के हैं वो खत्म कर लिए हैं। अब ग्राफिकल एनालिसिस को हम लोग पूरी तरीके से खत्म करेंगे, और वहां से हमारा 1D का लगभग लगभग सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। और कल का लेक्चर ग्राफ का एकदम बहुत शानदार, कल का तो नहीं है, परसों का लेक्चर जो होगा वहां पर हम लोग ग्राफ को पढ़ेंगे, स्लोप से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग छोटी कोशिश करिएगा कि मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग एक बार स्लोप को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को कृपया करके रिवाइज कर लीजिएगा। डीपीपी जो आज मिलेगी उसको अभी करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको नहीं करिएगा। उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो मोशन एंड ग्रेविटी के हैं, वो शायद थोड़े बहुत आप कर लेंगे, इसके अलावा आपको अभी करने की आवश्यकता नहीं है। तब तक आपको जितनी चीजें बताई गई हैं उतनी चीजें करनी है, उन सब चीजों को खत्म करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना एक छोटी सी बात, क्या, हर एक क्लास में लिया गया क्विज, पुराने उन सारे क्विज को रिवाइज करना। आज के क्विज के क्वेश्चन अच्छे थे, उन क्विज के क्वेश्चंस को एक एक बार और करना है। एचसीवी के क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। 15वें नंबर का क्वेश्चन, 16वें नंबर का क्वेश्चन, 19वें नंबर का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक एक बार आपको करने हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक एक बार आप क्वेश्चन को कर लेंगे तो क्वेश्चन पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। और डीपीपी का सॉल्यूशन अपडेट करा देंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। एक्स्ट्रा क्लास अभी नहीं ले रहा हूं, अभी तुम लोग एंजॉय कर लो कुछ टाइम, फिर एक्स्ट्रा क्लास तो बहुत चलेंगी चलेंगी, तो एक्स्ट्रा लेक्चर ले लिया जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आने वाला क्या आ रहा है यार, वो बच्चे अपने खेलते हैं ना, वो अरे कन्हैया जी बनते हैं अपने बच्चे, अरे क्या बोलते हैं उनको, जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। तिरंगा लहराएं, तिरंगा पहने, तिरंगा करें, और तिरंगे का आदर करें, सम्मान करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें, और सोसाइटी में अच्छी अच्छी बातों को फैलाएं, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। जितना ज्यादा अपना समाज पढ़ा लिखा होगा, उतना ज्यादा सामाजिक जो वो है क्या भेदभाव है वो कम होता जाएगा। पढ़ना लिखना कुछ नहीं तो एक अच्छा इंसान जरूर बना देता है। तुम कुछ बनो ना बनो, एक अच्छे इंसान जरूर बनोगे, क्योंकि आप एक जेन्युइन पढ़ाई कर रहे हो, एक अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके मन, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इवॉल्व होता है, और इवॉल्व होता है तो आप एक अच्छे इंसान बनकर निखरते हैं, दुनिया को आगे लेके जाते हैं। तो आप अपना नाम रोशन करें, दुनिया में माँ बाप का नाम रोशन करें, यही दुआ। और इंडिपेंडेंस डे अच्छे से मनाएं, और आज़ादी को, इतनी आज़ादी, आपकी आज़ादी वहीं तक सीमित है जब तक उससे दूसरा परेशान नहीं हो रहा है। तो कोशिश करें अपनी आज़ादी की हदों को भी समझें। आपकी आज़ादी असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल असीमित वो आज़ाद हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी आज़ादी की सीमाएं हैं, आपकी आज़ादी की सीमाएं वहीं तक है जहां तक दूसरा परेशान नहीं हो रहा है। तो आप कुछ भी करें, कितनी मस्ती करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी आपको दिखाई पड़ रहा है, तो भले ही आपका मन कम हो रहा है पढ़ने का, लेकिन उसको मोटिवेट करें कि तू तो पढ़ ले भाई, हमारा कुछ नहीं होगा तो तेरा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा ही सही। तो उसको मोटिवेट करते रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।